हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूँ फिजिक्स ज्ञान मुकेश ने चैनल पे। आज हम लोग मैराथन का 4 पार्ट देख रहे हैं। हम लोगों ने मतलब मैं, अभिजीत सर, विजय सर, तीनों ने मिला के आपके 3 पार्ट्स अपलोड किए हैं। लेकिन उसमें क्या हुआ कि हमारा सुपर पोजिशन वेव ऑप्टिक्स के ओनली एमसीक्यूज बाकी है, तो भी थोड़े से फार्मूले रिवाइज करके दूंगा, और सेमीकंडक्टर बाकी था, तो इसलिए मैं इसको कंप्लीट कर रहा हूं। बाद में 11 के लेक्चर भी अपलोड करूंगा, लेकिन ये ऑफलाइन करने वाला हूं। इसका रीजन क्या है? क्योंकि बच्चों अभी टाइम नहीं है आपके पास, और आपको 2x के स्पीड में भी देखना है। 2x के स्पीड में देखा तो फास्ट हो जाएगा वो वीडियो, तो इसलिए मैंने इस वीडियो को अपलोड इसलिए कर रहा हूं। और लाही सेशन लेने के लिए सोइन सर का लाही लेशन बाकी है, एक दिनेश सर भी लेने वाले थे, और सैटरडे संडे 2 ही दिन बाकी है। तो इसलिए मैंने डिसीजन ले लिया कि क्यों ना बच्चों को अगर मैं ये करके दूं अपलोड वीडियो, ताकि बच्चे को फटाफट बन जाए क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये 4th लेक्चर है। इसके बाद भी आपको 4 चैप्टर के 2 मैराथन्स आएंगे, जल्दी ही संडे के पहले दे दूंगा मैं आपको। डोंट वरी बेटा, आपको संडे के पहले सब कुछ मैराथन खत्म करूंगा, एक भी चैप्टर रखने वाला नहीं हूं। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। आज हम लोगों को देखना है सुपर पोजिशन, है ना, ऑफ वेव्स। इंपॉर्टेंस, इसके फार्मूले, शॉर्टकट्स में बताऊंगा, साथ में आपके जो भी एमसीक्यूज होंगे उस एमसीक्यूज की बात करते हैं। चलो फटाफट आगे बढ़ना पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि जल्दी जितना हो सके उतना कोशिश करेंगे। चलो बढ़ते आगे। सबसे पहले देखो बेटा, अगर आपके पास वेव की वेलोसिटी हो, फ्रीक्वेंसी हो n, वेवलेंथ लैम्बडा हो, तो इसके लिए हमारे पास वेव का इक्वेशंस बन जाता है v इज इक्वल टू n लैम्बडा। दूसरी बात बताता हूं बेटा, यही अगर लाइट में हो तो c इज इक्वल टू न्यू लैम्बडा लिखते हैं, ध्यान रखिए, है ना। ये इक्वेशन एक ही है, बस v के जगह पे c, n की जगह पे न्यू, और लैम्बडा एज इट इज है। बच्चों मुझे बताओ कि यहां पे n जो होता है ये 1/t होता है, 1/t होता है, मतलब इसी इक्वेशन को v इज इक्वल टू ये लैम्बडा डिवाइडेड बाय t लिखा है। कभी पीरियड दिया तो ये इक्वेशन इस्तेमाल करें, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी दिया तो ये इक्वेशन इस्तेमाल करें, मतलब वो इक्वेशन डिपेंड रहेगा कि गिवन डेटा क्या दिया है। ओके, देखो अगर आप लोगों को रिलेशन बिटवीन द पाथ डिफरेंस एंड फेस डिफरेंस दिया हो, तो क्या 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 पाथ डिफरेंस एंड फेस डिफरेंस हो तो क्या इक्वेशन लिख सकते हैं? तो फेस डिफरेंस ये यहां पे डेल फाई से दिखाते हैं, ये टॉइस पाई बाय लैम्बडा करना है, और पाथ डिफरेंस किसको कहते हैं बेटा? डेल एक्स से। मेरी बात समझ आ रही? ये फेस है, डेल फाई है, ये फेस है, और डेल एक्स ये पाथ बेटा। इन दोनों का जो रिलेशन है लगाने के लिए, अगर पाथ डिफरेंस एंड फेस मतलब एंगल, है ना, इन दोनों के बीच में अगर आपको रिलेशन दिखाना है तो ये इक्वेशन डालना है। ये लैम्बडा वेवलेंथ देंगे, डेल एक्स देंगे, या डेल एक्स कभी निकालने के लिए बोलेंगे पाथ डिफरेंस, तो फेस निकाल सकते हैं, पाथ डिफरेंस निकाल सकते हैं इन इक्वेशन से। बढ़ते हैं आगे, फटाफट करने की कोशिश करूंगा बच्चों, ताकि आप लोगों का समय बहुत ही इंपॉर्टेंस है। उस हिसाब से अगर आपके पास सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव्स हो और ट्रैवल अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन, मतलब ये आपके पास वेव है और इस पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ अगर ट्रैवल करती हो, तब हम लोगों को इस इक्वेशन जो ट्रैवल कर रही है उसका इक्वेशन लिख सकते हैं, सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव्स, है ना। इसका इक्वेशन लिख सकते हैं भैया ए साइन टॉइस पाई, यहां पे जो इक्वेशन दिया है, या टॉइस पाई ऐसे भी पहले इस फॉर्म में लिखना है तो लिख लो। मैं डायरेक्टली इक्वेशन दे रहा था, कोई बच्चे बोलेंगे सर मुझे इस फॉर्म में चाहिए, तो ए साइन, ठीक है, ओमेगा टी माइनस टॉइस पाई एक्स बाय लैम्बडा। अब ओमेगा का रिलेशंस क्या क्या है पता मुझे। ओमेगा का एक रिलेशन है टॉइस पाई बाय टी, दूसरा है बेटा टॉइस पाई एन, ठीक है। मुझे टॉइस पाई कॉमन निकालना है, तो यहां पे टॉइस पाई डाल सकते हो, और इसी इक्वेशन को ए साइन, है ना, डिफरेंट फॉर्म में देखो, यहां पे टॉइस पाई स्मॉल टी है ना, और ये एन बाकी था, ओके एन अभी लिख रहा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं, टॉइस पाई एक्स बाय लैम्बडा। तो यहां पे y इज इक्वल टू बच्चों ए साइन टॉइस पाई बाहर निकाला, बचा है मेरे पास एन टी माइनस एक्स बाय लैम्बडा, टॉइस पाई बाहर निकाला। लेकिन एन क्या है मैंने अभी बताया, फ्रीक्वेंसी बच्चा पर टी, तो उसको 1/t लिख सकता हूं। तो ये इक्वेशन हो गया, ये इक्वेशन के लिए सिंपल फॉर्म लिखूंगा ए साइन, ठीक है, टॉइस पाई, इसको स्मॉल टी
n का मतलब होता है 1/t, मतलब डिवाइड बाय टी माइनस x बाय लैम्बडा। समझ में आ रहा बेटा? ये इक्वेशन बन गया। ये इस फॉर्म में भी इक्वेशन लिख सकते हो। अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यहां पे हम लोग लिख सकते हैं और यहां पे इस v के फॉर्म में भी इक्वेशन लिखने का अधिकार होगा हम लोगों को। y क्या बेटा? डिस्प्लेसमेंट करता है पार्टिकल का, x है ना, डिस्टेंस बेटा, ओरिजिन आफ्टर टाइम। तो ये इस इक्वेशन को, ये एक्चुअली सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव्स के इक्वेशन है, ओनली डिफरेंट फॉर्म में। कौन से फॉर्म में बच्चों? डिफरेंस फॉर्म में इक्वेशंस आप लोगों को दिए गए हैं। चलो आगे बढ़ रहा हूं मैं यहां पे। नेक्स्ट यहां पे अगर हमारी वेव देखो, वो कौन सी वेव थी? पॉजिटिव। अगर आपकी वेव यहां पे, ये वेव्स है बेटा, ये पॉजिटिव डायरेक्शन से जा रही थी। अगर निगेटिव डायरेक्शन में जा रही है इधर, ये निगेटिव डायरेक्शन है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन बेटा। अगर निगेटिव डायरेक्शन जा रही है तो कुछ नहीं, यहां पे प्लस आएगा। बच्चे यही कंफ्यूजन हो सकते हैं कि प्लस और निगेटिव कब इस्तेमाल करनी है, साइन इसके बीच में। तो प्लस पॉजिटिव वेव हम बोली तो इसके बीच में माइनस साइन आएगी। अगर निगेटिव बोला तो निगेटिव माइनस निगेटिव ये प्लस होता है, ये माइनस है ना, यक्स जो होगा ये माइनस होगा बेटा। तो ये माइनस माइनस प्लस होता है, इसलिए प्लस होता है। बच्चों यहां पे निगेटिव डायरेक्शन है तो भी प्लस लगाना है, ठीक है। अब ये तो मैंने फार्मूला ऑलरेडी बताया आपको ओमेगा का, तो इसके बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं होगा। गॉट इट? चलो यहां पे बीट किसको कहते हैं? देखो, अगर यहां पे आपके पास दो साउंड वेव्स है, ऑलमोस्ट इक्वल फ्रीक्वेंसी या साइडली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, इक्वल मतलब थोड़ी सी हो सकती है, सुप्रीम पोज हो, एक दूसरे के ऊपर सुप्रीम पोज हो, बीट आर प्रोड्यूस, द फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट लिखते हैं ऐसे, ठीक है। बस इसके बारे में मैं ज्यादा चर्चा नहीं करने वाला हूं, आपको पता है कि समय के साथ चलना पड़ेगा, इंपॉर्टेंस पॉइंट लूंगा। देखो, प्रॉन्ग ऑफ ट्यूनिंग फोर्क एडेड विद द सम मटेरियल लाइक वैक्स, मतलब ये ट्यूनिंग फोर्क है, इसके ऊपर वैक्स लगाओ तो क्या होगा? उसकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी, मतलब बीट भी क्या हो गया? डिक्रीज। इसके ऊपर एमसीक्यू देने वाला हूं, ध्यान रखना है आपको, एमसीक्यू का जवाब देना है स्टूडेंट। गॉट इट? तो मैं ये बोल रहा हूं वैक्स है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोर्क क्या होगी? डिक्रीज होगी। फ्रीक्वेंसी 4 की, जो ट्यूनिंग 4 की बेटा, डिक्रीज होगी। लेकिन अगर अदर हैंड, अगर आपने प्रॉन्ग इज फील्ड कर दिया तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज भी हो सकती है, मतलब वैक्स लगाओगे तो डिक्रीज, फील्ड करोगे तो इंक्रीज भी हो सकती है। वैक्स लगाने से वो उसका जो वाइब्रेशन वो कम होगा, वैक्स लगाने से होगा कि नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पे हम लोगों को अब बोलेंगे सर हमारे चैप्टर में नहीं है, लेकिन बेटा 11th में पढ़ा था, इसलिए इस चैप्टर में कभी कभी हम लोगों को सुप्रीम पोज का, सुपरपोजिशन वेव्स में डॉपलर इफेक्ट का प्रॉब्लम हम लोगों को आ सकता है। ध्यान रखिए, हम लोग अपरेंट फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी नहीं, अपरेंट फ्रीक्वेंसी, मतलब है कुछ और फ्रीक्वेंसी लेकिन सुनाई कुछ और देती है कि नहीं? जैसे कि आप कोई फोन दूर रखो और मुझे सुन लो तो मेरी जो फ्रीक्वेंसी होगी इसके अलावा आपको अलग फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। मतलब मैं ये कह रहा हूं स्टूडेंट मेरे भाई साहब कि यहां पे ये जो फ्रीक्वेंसी होगी ये एन ए, यहां पे v प्लस माइनस वी ओ डिवाइड बाय v माइनस वी एस इंटू एन। ये ध्यान रखना है, वी ओ और वी एस इस वैल्यू को नीचे ऊपर कर सकते स्टूडेंट। कैसे कर सकते बताता हूं, क्योंकि बच्चों को याद नहीं रहता इसलिए मैं पहले बताता हूं। अल्फाबेटिकली ओ पहले आता है कि एस पहले आता है? बताओ। तो ऑब्वियसली ओ आता है, तो ओ को ऊपर लिखो, नीचे एस। ये तो वी तो पक्का है, प्लस माइनस, इसी प्लस माइनस को नीचे आने के बाद उल्टा करो, माइनस प्लस लिखो। अगर आप ट्रेन और ऑब्जर्वर खुद एक दूसरे के पास आ रहे, उसको टूवर्ड कहते, तो आपको आवाज सुनाई देगी ज्यादा, ट्रेन की जो हॉर्न है ना, ज्यादा सुनाई देगी। तब बेटा हम लोग ऊपर के साइन, ऊपर जो साइन होते हैं, एक तो प्लस इसका ऊपर का, नीचे वाला ऊपर माइनस, ये टूवर्ड के लिए, ठीक है, माइनस प्लस ये बेटा अवे है। बात समझ में आ रही है? ये टूवर्ड के लिए, ये अवे के लिए। बात समझ में आ रही है? ओके। अगर ट्रेन, हम एक दूसरे के तरफ आ रहे, ट्रेन एंड ऑब्जर्वर जो सुनने वाला हो, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। तो देखो यहां पे क्या इक्वेशन, v ये मिलेगा बेटा, v माइनस वी एस इंटू ये, है ना, ये अपरेंट फ्रीक्वेंसी है। सही बच्चा पार्टी समझ में आ रहा है? देखो ना, ऊपर न्यूमरेटर ऐड हो रहा है, डिनोमिनेटर माइनस हो रहा है। ऑब्वियसली जवाब क्या मिलेगा इसका? कैलकुलेशन ज्यादा मिलेगा, मतलब ज्यादा फ्रीक्वेंसी मिलेगी। लेकिन यही चीज अगर अवे जा रहे तो v माइनस वी ओ, v
प्लस वीएस। तो बात समझ में आ रही है? ऊपर देखो छोटा आंसर आएगा, माइनस हो रहा है ना, हमारी जो वेलोसिटी है साउंड की इससे माइनस हो रही है और यहां पे प्लस हो रही है, मतलब डिनोमिनेटर ज्यादा, तो ऑब्वियसली आंसर यहां पे कम होगा और कम होने से अवे, मतलब अवे होने से हमारी साउंड जो कम सुनाई देगी। बात समझ में आ रही है? अब इसमें आप लोगों को एक बार ऑब्जर्वर को रेस्ट करके देखो, मतलब वीओ को 0 करो यहां पे तो भी आंसर ज्यादा मिलेगा, यहां पे वीओ को 0 करना है, दूसरी बार सोर्स को 0, मतलब ट्रेन अपनी जगह पे खड़ी है, हम ट्रेन के पास जा रहे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, दूर जा रहे फ्रीक्वेंसी कम होती है। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, ज्यादा यहां पे कॉन्सेप्ट आप लोगों को नहीं है। ओके, इसके बाद में बेटा यहां पे हमारे पास साउंड के बारे में और भी बात करने वाले हैं। देखो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन इलास्टिक मीडियम होता है, इलास्टिक मीडियम रहा तो हमारी वेलोसिटी जो निकालती है रूट ऑफ ई बाय रो, ई इज द इलास्टिक मीडियम है। जैसे इलास्टिक मतलब बेटा अपनी जगह पे कोई चीज अगर एक्सपांड होती है तो दोबारा अपनी जगह पे आना चाहिए, ठीक है, न्यूटन्स फार्मूले के द्वारा बताया गया था, ठीक है, ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बेटा। उसके बाद में हमारे पास गामा, ये हमने ऑलरेडी यार केटीजे में पढ़ा है, थर्मो में पढ़ा है ना, सीपी बाय सीबी, स्पेसिफिक कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम के बारे में, है ना। यहां पे भी लाप्लास ने ई के जगह पे गामा ला लिया भैया, गामा पी, एक्चुअली गामा पी चाहिए, गामा ये इसका रेशो और इसका 1.41 ये रेशो लेके उन्होंने इनकी जो स्पीड आई थी वो 279.9 अप्रोक्सीमेटली टू 80 मीटर प्रति सेकंड इतनी स्पीड बोली थी। लेकिन इनके इसमें 16% एरर आ रहा था, क्योंकि इसके पहले भी कुछ साइंटिस्ट ने साउंड की जो स्पीड होती है एयर में उसके कैलकुलेशन किए गए थे और उसके कैलकुलेशन के हिसाब से उनका 16% डेटा जो है वो गलत आ रहा था, इसलिए लैप्लास करेक्शन फार्मूला बना गया है और उसमें इसकी गामा की वैल्यू 1.41 डाल के हमारी जो स्पीड है बेटा वो 332 मीटर प्रति सेकंड, ये स्पीड हम लोगों को मिली कैलकुलेशन के हिसाब से करेक्ट। तो ये याद होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। फिर यहां पे हम लोग देख पा रहे हैं कि वेलोसिटी गामा बाय पी है ना, यंग मॉडुलस होता है ना, बल्क मॉडुलस के हिसाब से बताया गया है, बाकी इस पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए। ओके, अब हम लोग बात करने वाले और कुछ चीजों की। कौन सी सर? देखो वेलोसिटी ऑफ साउंड गैस इंडिपेंडेंट द प्रेशर, प्रेशर के ऊपर हमारी साउंड की स्पीड डिपेंड नहीं होती, प्रेशर भले बढ़े या कम हो जाए तो भी हमारे साउंड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है, कोई इफेक्ट नहीं होता है भाई साहब। ओके, नंबर 1। फिर इफेक्ट किसका होता है? टेम्परेचर का, क्योंकि हम लोग लिखते हैं बेटा रूट ऑफ, यहां पे हमारे पास जो है 3RT बाई एम, है ना, ये आरएमएस स्पीड निकाली थी, याद होगा आप लोगों को। तो R इज द यूनिवर्सल गैस क्वांटिटी, इज द टेम्परेचर, एम इज द मास। अब यहां पे हमारे पास वेलोसिटी का और एक फार्मूला लिखा था, रूट ऑफ टी बाय स्मॉल एम, एम इज द मास पर यूनिट लेंथ है। तो टेम्परेचर पे डिपेंड है बेटा, टेम्परेचर बढ़ने से देखो क्या होता है, अगर आपकी 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा तो स्पीड 0.61 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ती है। सवाल क्या आता है सीईटी में, अगर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा तो हमारी साउंड की स्पीड कितने मीटर प्रति सेकंड से स्पीड बढ़ने वाली है? तो ऑब्वियसली 1 डिग्री सेल्सियस से 0.61, तो वहां पे 6.1 मीटर प्रति सेकंड जवाब होगा, तो करेक्ट कर दीजिए इसको। बात समझ में आ रही है? तो ये कैलकुलेशन बेसिस है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो टी टेम्परेचर में केल्विन में ऐड किया है 273, ये 0 डिग्री, 0 में ऐड करो 273, तो इसके कैलकुलेशन किए गए हैं, ठीक है। और अल्फा की वैल्यू क्या है इसमें, तो 1/270 है ना, 3 ये वैल्यू है। उसके बाद में बेटा डेंसिटी का भी इफेक्ट होता है, क्योंकि मास क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अगर वॉल्यूम नहीं, मुझे डेंसिटी के साथ रिलेशन करना है। देखो प्रेशर पे डिपेंड, प्रेशर पे डिपेंड, बोलो बोलो बोलो, प्रेशर पे डिपेंड नहीं होती है स्पीड की साउंड, मतलब साउंड की स्पीड डिपेंड नहीं होती। दूसरी चीज किस पे डिपेंड होती है, ध्यान दीजिए, टेम्परेचर से स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज होता है, मतलब टेम्परेचर का इफेक्ट होता है, डेंसिटी का इफेक्ट होता है। लेकिन होता कैसे बेटा डेंसिटी का? इनवर्सली, टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये याद रखिए। मतलब बेटा नोट डाउन करें, वेलोसिटी ऑफ साउंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट में है बेटा डेंसिटी, है ना, प्रेशर बीइंग कांस्टेंट यहां पे। लेकिन नोट, डेंसिटी ऑफ मॉइस्ट एयर इज लेस देन क्या बेटा, डेंसिटी ऑफ द एयर।
क्यों बेटा? क्योंकि डेंसिटी किसकी ज्यादा है पता होना चाहिए। जिसकी डेंसिटी ज्यादा उसकी, देखो डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है भैया, ये डेंसिटी ρ1 होना चाहिए। डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब डेंसिटी बढ़ गई तो स्पीड ऑफ साउंड डिक्रीज होता है, ये बात ध्यान में आना चाहिए। आगे बढ़ते बच्चों, देखिए उसके बाद में मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड है, मैंने तो ऑलरेडी आप लोगों को बताया, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। अरे आजा भैया, आजा 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 रे बाबा। हाँ, तो मॉलिक्यूलर वेट पे भी डिपेंड करती है। चलो आगे बढ़ते हैं इस इक्वेशन पे। ध्यान दीजिए, अगर हमारे पास दो वेव्स है, ठीक है, एक वेव्स है इधर से आ रही है जुप, एक दूसरी से आ रही है जुप, ऐसे, तो ये किसकी सुनेगा? ये बोलेगा यार ये पॉजिटिव वेव फॉर्म है, ये समझो, ये पॉजिटिव वेव फॉर्म है, नेगेटिव वेव फॉर्म इधर से आ गई समझो। तो ये पार्टिकल किसकी सुनेगा? ये इस y1 की सुनेगा या y2 की? तो नहीं बेटा, उसके लिए रिजल्टेंट निकालते हैं। रिजल्टेंट निकालने का तरीका था y1 प्लस y2। दोनों इक्वेशन देखो, ये हमारी पॉजिटिव वेव फॉर्म है, आपको पता है, मैंने ऑलरेडी बताया, साइन ट्वाइस बाय स्मॉल टी डिवाइड बाय कैपिटल टी माइनस एक्स बाय लैम्डा। और ये निगेटिव वेव फॉर्म है, इन दोनों की सम करके मैंने रिजल्ट निकालने के लिए इसका मैंने फार्मूला इस्तेमाल करके ये इक्वेशन मिलाई, और इस इक्वेशन को कहते हैं रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बेटा, आर की वैल्यू है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देना तो पॉसिबल नहीं, आप लोग को ध्यान में लाना पड़ेगा, नहीं तो बोलेंगे सर एक्सप्लेन करो तो 2 घंटे लगेंगे एक ही चैप्टर को। साइन टॉइस बाय टी डिवाइड बाय कैपिटल टी, ठीक है। तो अगर आप लोगों को एक पता होना चाहिए, हम लोग स्टैंडिंग वेव्स पढ़ रहे हैं। कौन सी वे बेटा? स्टैंडिंग वेव्स, मतलब ये वेव्स पढ़ रहे, ठीक है। इसकी अगर आप लोगों को परछाई निकाले तो ऐसे लूप्स तैयार होंगे। आपको पता है यार कि इसको वेवलेंथ कहते हैं, लैम्बडा कहते हैं, लैम्बडा दिखाई दे रहा बेटा, इसको क्या कहते हैं हम लोग? लैम्बडा कहते हैं। अब मुझे बताओ, मतलब यहां तक एक लैम्बडा है, इसका आधा करोगे तो ये लैम्बडा बाय 2 होगा, ये लेंथ, और ये भी लैम्बडा बाय 2। अब इसके और टुकड़े करोगे तो ये लैम्बडा बाय 4, 4 टुकड़े हो रहे, देखो 1 2, यहां पे करोगे तो 3, तो ये 4, एक लैम्बडा में 4 टुकड़े कर दे तो देखो, आधा किया तो लैम्बडा बाय 2, इसके और आधा किया, आधा का आधा लैम्बडा बाय 4। बात समझ में आ रही है? तो यहां पे एक बात ध्यान में रखना चाहिए कि इस चीज को कहते हैं हम लोग नोड, इसको भी कहते हैं बेटा नोड, और इस चीज को कहते हैं एंटीनोड, और इसको भी कहते हैं एंटीनोड। तो नोड के बीच में का डिस्टेंस होता है बेटा लैम्बडा बाय 2। देखो नोड के बीच में, थोड़ा सा मैं इसको देखो, ये जो है ना, ये देखिए, ठीक है, ये है बेटा नोड, ये है नोड, ये है नोड। तो नोड के बीच का एक लूप की लेंथ लैम्बडा बाय 2 होती है। ध्यान रखिए, देखो ये जो है ना, एक पूरा 2 लूप, मतलब इसके 2 लूप बनेंगे क्या? लैम्बडा है तो एक लूप मतलब लैम्बडा बाय 2, मतलब नोड के बीच में का डिस्टेंस लैम्बडा बाय 2, ठीक है। और ये है बेटा एंटीनोड, और ये भी एंटीनोड। तो एंटीनोड भी सेम डिस्टेंस पे, देखो ये आधा लूप, ये आधा लूप, एक लूप बनेगा ना। नोड के बीच का डिस्टेंस लैम्बडा बाय 2, या एंटीनोड के बीच में भी लैम्बडा बाय 2। लेकिन नोड एंड एंटीनोड, सर थोड़ा सा यहां पे क्लियर करो, ओके ओके, चलो इसको थोड़ा सा क्लियर करता हूं मैं। चलिए सर, अब देखो इसके बीच में थोड़ा सा ध्यान देना बहुत जरूरी है अभी, ठीक है। आप देखो यहां पे कौन है भैया? एंटीनोड, यहां पे नोड। मैंने क्या बोला कि ये लूप, एक लूप लैम्बडा बाय 2 का है, आधी लूप क्या होगा फिर? लैम्बडा बाय 4 होगा। समझ में आ रहा है? देखो एक लूप का हमने डिसाइड किया क्या? लैम्बडा बाय 2 होता है। एक लूप होती है लैम्बडा बाय 2, लैम्बडा के आधा। अब नोड और एंटीनोड के बीच में लैम्बडा बाय 2, ठीक है, लैम्बडा बाय 4, सॉरी। तो इस हिसाब से आप लोगों को सभी वैल्यूज दी वाली, देखो नोड के बीच में, एंटीनोड बीच के लैम्बडा बाय 2 है, लैम्बडा बाय 4 नोड एंटीनोड के बीच में का डिस्टेंस है। चलो बढ़ते हैं आगे। यहां पे आप लोगों को थोड़ी सी चीजें ध्यान में रखनी है। कौन सी सर? बॉन्डिंग स्ट्रिंग रही, जैसे कि अभी ये स्ट्रिंग है, और इस स्ट्रिंग में अगर एक ही लूप तैयार होता है तब उसका फार्मूला बनता है 1/τ रूट ऑफ टी बाय म्यू। लिखो या यम, कुछ बुक्स में म्यू लिखते, म्यू ऐसे म्यू लिखते बेटा। तो यम इज द मास पर यूनिट लेंथ है, मतलब लीनियर डेंसिटी कहते हैं उसको, लीनियर डेंसिटी है बेटा। ये मास नहीं है, ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
तो इसका स्मॉल m का मतलब है मास पर यूनिट लेंथ, समझ में आ रहा है। लेकिन डेंसिटी का फार्मूला क्या बेटा, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास क्या होगा बेटा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब यहां पे वॉल्यूम इनटू डेंसिटी डिवाइड बाय एल। तो वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इनटू लेंथ रो डिवाइड बाय एल। तो एल मर जाएगा। अगर आपको ए बी क्या पता है, स्ट्रिंग का पार स्क्वायर होता बेटा एरिया। अगर ये वैल्यू इसमें पुट की जाए तो ये आर बाहर आ रहा है, देखो पार स्क्वायर था ना, देखो ये 1/2 एज इट इज दिख रहा है, 1/2 ये आर कहां से आ गया बेटा, क्योंकि एरिया का फार्मूला पाई आर स्क्वायर था, ये आर बाहर आ गया पाई, और ये रो तो एज इट इज है। ठीक है, ये समझ में आना चाहिए। इसमें बेटा ओवरटोन किसको कहते हैं, देखो मैं हमेशा बोलता हूं हार्मोनिक और ओवरटोन में क्या डिफरेंस हो सकता है। हार्मोनिक क्या होता है और ओवरटोन, देखो मैं प्रेजेंट ही ले रहा हूं स्कूल में, है ना, 1 नंबर 1 यस सर, नंबर 2 यस सर, नंबर 3 यस सर, नंबर 3 एब्सेंट। बात समझ में आ रही है। मैं जो नंबर ले रहा हूं वो हो गया हार्मोनिक्स। और ओवरटोन बच्चे कुछ एब्सेंट भी हो सकते हैं, जो प्रेजेंट ही देने वाले हो ओवरटोन्स, क्योंकि वो हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। ओवरटोन समझ में आ रहा है। हार्मोनिक्स मतलब ऑल टोटल नंबर्स है ना, मैं जो ले रहा हूं, लेकिन ओवरटोन गायब भी होते बीच में, तो इसको ओवरटोन कहना। ओवरटोन है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, अब देखो इसके ओवरटोन p+1 होते हैं, क्योंकि ये स्ट्रिंग का क्वेश्चन ऑल हार्मोनिक्स है बेटा, पूरे हार्मोनिक्स प्रेजेंट रहते हैं इसमें। ठीक है, लेकिन ओवरटोन क्या है, p+1 मतलब ये हार्मोनिक से बेटा 1 ऐड करो तो मिलते हैं। जैसे कि np = p+1 × n, मतलब जैसे कि n नहीं होगा, कौन होगा ओवरटोन, ये एक ओवरटोन है, ये सेकंड ओवरटोन। देखो इसको फर्स्ट ओवरटोन बोलना है, इसको सेकंड ओवरटोन, ये होगा थर्ड ओवरटोन, ये फिफ्थ ओवरटोन, मतलब अगले वाला नंबर। इसको लग रहा है 2, लेकिन इसको 1 बोलना, फर्स्ट ओवरटोन। मैं हार्मोनिक सेकंड हार्मोनिक, ठीक है, हार्मोनिक मतलब पूरे नंबर, ओवरटोन मतलब हो सकते नहीं हो सकते। सेकंड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन, फोर्थ ओवरटोन, एक आगे जा रहा हूं, या इसका इस फॉर्म में लिखना है तो कुछ नहीं, इसमें p+1 करो। देखो इन फार्मूले में यहां पे p+1 करना है, बस खत्म कर दिया, मतलब ऐड में p करना है। व्हाट इट देन, अगर आपके पास क्लोज पाइप रहा, क्लोज पाइप समझते हो, क्लोज पाइप समझते भैया, चलो क्लोज पाइप रहा तो क्या होगा, तो ये रहा हमारा ये क्लोज पाइप, यहां पे ट्यूनिंग फोर्क लगाई, ये फ्रीक्वेंसी आ गई, समझे। तो यहां पे इसके लिए हमारे पास जो देखो ध्यान से, स्टॉप एयर कॉलम, क्लोज 1 एंड, एक एंड को क्लोज किया, और ये ऑड हार्मोनिक्स है इसमें, मतलब इसकी जो लेंथ होती है बेटा वो λ/4 है। मैंने बोला ना आधा लूप, एक लूप λ/2, या आधा लूप है, आधा लूप तो λ/4 लेंथ मिली है, लेंथ। चलो तो L = λ/4, तो λ = 4L। आपको पता है N = V/λ लिखते, तो V/4L, ये इसका फार्मूला मिला है बेटा क्लोजन का। देखो यहां पे V/4L लिखा है। ओके, तो यहां पे अगर यहां पे एंड करेक्शन हो तो E लिखते हैं, ऐड करते बेटा E। देखो V/4L ही है, लेकिन ये ऐड क्यों कर रहे हैं, कभी एंड करेक्शन रहा तो ऊपर थोड़ी सी गई तो एंड करेक्शन होता बेटा 0.3D। ओके, इसके लिए अगर ओवरटोन लिखना है तो टॉइस p+1, यहां पे कैसे किया था, p+1 है ना इस फार्मूले में, वैसे इसी फार्मूले में बेटा टॉइस p+1 करना है बस, मतलब टॉइस p1 × n, ये भी। और ये ऑल हार्मोनिक नहीं बेटा, ऑड नंबर मिलते, मतलब कैसे मिलेंगे, पहले n, थ्राइस n, 5n, 7n, सब ऑड नंबर मिलेंगे। आप लोग करके देख सकते हो, ऑड नंबर मिलते हैं। ठीक है, अगर यहां पे आप लोगों को इस तरीके से फर्स्ट ओवरटोन रेजोनेंस ट्यूनिंग फोर्क फ्रीक्वेंसी इस तरीके से मिल जाती है। ठीक है, मैं इसके बारे में ज्यादा आपको पीडीएफ भी फाइल दे रहा हूं। एंड करेक्शन का फार्मूला कैसे लिखते हैं सर, तो एंड करेक्शन का फार्मूला इस तरीके से लिखना चाहिए। फिर n2 - n1, n2 ऐसे उसको उल्टा भी लिख सकते का, हाँ लिख सकते। कुछ बच्चे बोलेंगे सर मैं ऐसा लिखना चाहता हूं n1 L1, तो इसको भी उल्टा करना पड़ेगा, n1 - n2, बस इतना याद रखिए। इसको उल्टा भी किया तो भी चलता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके पास दोनों ओपन पाइप के क्लोज हो, तो देखो ये और ये, या आधा लूप एक लूप हो गया, तो इसकी लेंथ होती है बेटा λ/2, मतलब ये जो पाइप है ये L = λ/2, तो λ टॉइस L होगा। हमारे पास फार्मूला है V/टॉय लैम्बडा, तो V/टॉइस L, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है बेटा। अगर दोनों पाइप के
ओपन एंड होतो, ओपन एंड होतो। बस अब यहाँ पे दो एंड करेक्शन है, इसलिए यहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ पे टॉइस ई होना चाहिए था, टॉइस ई, अगर है ना कॉलम बोथ द एंड ओपन हो तो। ये 0.6 क्यों लिखा है 0.3 होते हुए, क्योंकि यहाँ पे भी एंड करेक्शन, यहाँ पे भी एंड करेक्शन है। बस चलिए बढ़ते आगे। एंड करेक्शन का सेम फार्मूला होता है, खाली बस दो आते रहे, पहले दो नहीं थे, यहाँ दो आगे क्योंकि दो एंड करेक्शन है। ये फार्मूला जो बताया था बेटा वो सोनोमीटर से वेरिफिकेशन करते हैं, लेंथ है ना, टेंशन और यहां पे मास पर यूनिट लेंथ जो यम है, इसको वेरिफिकेशन किया जाता है, दूसरा कुछ और नहीं इसमें। ओके, वही चीजें अभी हार्मोनिक के लिए। चलिए मुझे लगता है कि यहां पे हम लोगों को अभी एमसीक्यू स्टार्ट करना चाहिए, तो करते हैं स्टार्ट फटाक से और बढ़ते आगे। पहला सवाल रहा आपके सामने, ये अब मुझे टाइमर गिमर पे कुछ लगा के देना नहीं है, फटाफट करना है, क्योंकि हम लोग लाइव में टाइमर लगा के थोड़ा सा टाइम वहां पे चले जाता है। सही में हमारे पास फार्मूला जो है बेटा फ्रीक्वेंसी का 1/2L√T/m। मैंने बोला था बेटा m क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ, है ना। मास क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, बराबर है बेटा। तो यहाँ पे वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू एल, वॉल्यूम क्या होता है बेटा, एरिया इनटू लेंथ रो डिवाइड बाय एल, एल से एल को मार दो। लेकिन यहाँ पे एरिया क्या होता है बेटा, πr² डेंसिटी। मुझे लगता है इस हिसाब से अगर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी देखो, यहां पे बोला है टू वायर सेम मटेरियल है वाइब्रेटिंग अंडर द सेम टेंशन इफ द फर्स्ट ओवरटोन, इसको फर्स्ट ओवरटोन बोलते हैं n1 को। अगर n लिखा तो ये फर्स्ट हार्मोनिक, ये सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, और स्ट्रिंग रहा तो ऑल हार्मोनिक है, पूरे हार्मोनिक से बेटा। n1 ऐसे लिखते हैं, n1 रेशियो लिया तो n2 n3, है ना। ये फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन है, ठीक है। इसके लिए मेरे पास फार्मूला बन रहा है 1/2L, ध्यान से देखिए, T यहाँ पे πr², है ना। क्या हो रहा है बेटा, देखो यहाँ पे πr² रो, है ना, ये मिला। मुझे लगता है कि n1 को ऐसे लिखा जाए तो 1/2L1 बोलेंगे इसको r1, ये स्क्वायर रूट के बाहर आ रहा है, ये सब कांस्टेंट क्वांटिटी है, ऐसा कहा जा रहा है, मैं नहीं बोल रहा। देखो सेम मटेरियल तो डेंसिटी सेम होगी, टेंशन भी सेम है, दिया है क्वेश्चन में। मतलब बेटा मैं लिख सकता हूं n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द L1 और R1। ये फर्स्ट होने के कारण यहां पे 2 आएगा, जानबूझकर रखा था मैंने, ये 2 आएगा, यहां पे भी यहां 2 आएगा। 2 क्यों आ रहा है बेटा, क्योंकि बेटा आपको पता होना चाहिए कि यहां पे n1 इज इक्वल टू टॉइस n, ये फर्स्ट ओवरटोन है, n2 सेकंड ओवरटोन है बेटा, थ्राइस n। देखो 1 2, ये 2 है ना, देखो 2, ये n2 मतलब थ्राइस n है ना। ये फर्स्ट, तो ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन, ठीक है। फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, ठीक है। तो मुझे फर्स्ट ओवरटोन बोला था n1, तो n2 ये सेकंड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन है, इसलिए थ्राइस लिखना पड़ रहा है मुझे, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल बेटा L2 R2। मुझे क्या कहा है, ध्यान दीजिए मेन, कि यहां पे क्या बताया जा रहा है, ओवरटोन फर्स्ट वायर इज इक्वल टू द सेकंड ओवरटोन, इक्वल टू है। मतलब मुझे यहां पे थोड़ा सा, चलो ये थोड़ा सा भी ये पार्ट्स हो गया हमारा, इसलिए मैं इसको मिटा रहा हूं। चलिए बढ़ते, मुझे मतलब यहां पे n1 इज इक्वल टू n2, फर्स्ट ओवरटोन इज इक्वल टू द सेकंड ओवरटोन। फर्स्ट ओवरटोन क्या है मेरे पास, यहां पे एक बात समझ में आती होगी कि ये है n1, अच्छा n1 की वैल्यू दी वाली है क्या, हाँ वैल्यूज दी वाली, डायरेक्टली करते हैं। चलिए बढ़ते आगे। अब देखो n1 की वैल्यू मेरे पास देखो 2L1 R1, ओके, इज इक्वल टू थ्राइस, इसकी वैल्यू बेटा L2 R2। कोई शक है? आगे क्वेश्चंस पढ़ना है। क्या बोल रहा है, रेडियस ऑफ फर्स्ट वायर इज ट्वाइस ऑफ द रेडियस ऑफ सेकंड वायर। मतलब रेडियस ऑफ फर्स्ट वायर R1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सेकंड वायर, ऐसा दिया है क्वेश्चन में। देन रेशियो निकालना बेटा, लेंथ L1 है ना, फर्स्ट वायर टू सेकंड वायर, ये क्वेश्चन है मेरे पास, सही है। चलिए मुझे लगता है कि L1 L2 बनने के लिए L को इधर जाना पड़ेगा, L1, ये L2 एज इट इज रहेगा, ये 2 एज इट इज, ये इधर आने वाला है 3,
समझ में आ रहा है? ये R2 को इधर लाना पड़ रहा है और ये R1 है इक्वल टू, देखो ये L इधर गया L1 बाई L2, ये अभी क्या कर रहा हूं R2 इधर आ रहा है या R2 बाई R1, और यहां पे तो लेंथ का तो रेशियो निकाल रहे हैं हम लोग, तो L1 बाई L2 इज इक्वल टू 2/3। R2 की वैल्यू मुझे है बेटा, नहीं सर R2 नहीं है, क्या है फिर सर मेरे पास R1 है बेटा, टॉइस R2 है, सॉरी ठीक है, R2 मर गए, 2 से 2 मर गया, 1/3, और इसको लिखते हैं 1:3। क्या 1:3 है? तो ए ऑप्शंस आप चिपका सकते हैं। चलिए बढ़ते आगे, फटाफट करते यार। ओके, 2 ओपन ऑर्गन पाइप, क्वेश्चंस अच्छी तरह से पढ़ना बहुत जरूरी है। पाइप फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी N1 एंड N2 आर ज्वाइंट कर दिए मैंने सीरीज में। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ न्यू पाइप क्या होगी, है ना? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मतलब ये कह रहे हैं कि यहां पे एक लेंथ थी पहले, वो जो लेंथ है L1 को सीरीज में मतलब ज्वाइंट करेंगे ना, मतलब ये एक ऑर्गन पाइप है, ये दूसरा पाइप जोड़ो तो इसकी L1 है और इसकी L2 है, तो ज्वाइंट ही करना पड़ेगी ना, लेंथ तो ज्वाइंट है, सीरीज में लगाए तो हमको ऐड ही करना पड़ेगी ना। इसलिए बेटा मैंने यहां पे L1, सॉरी यहां पे L है ओनली, यहां पे L1 प्लस L2 है, लेकिन आप लोगों को मैंने फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फार्मूला 1/2L रूट ऑफ T/M बहुत बार पढ़ा है, तो L इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ होता है। मतलब यहां पे अगर L को इधर लाओगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल N होगा ना, तो ऑब्वियसली 1/N, यहां पे 1/N1 1/N2। कोई शक है बेटा? ये L1 नहीं, ओनली L है। हाँ नहीं तो कंफ्यूज हो सकता है, इसलिए बता रहा हूं। चलो तो 1/N1, यहां पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन N2, ये इधर गया तो N1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन N1 इंटू N2। शायद इनवर्स करना पड़ेगा, N निकालना है मुझे फंडामेंटल, तो इसको भी इनवर्स करो, N1 N2 है ना, N2 प्लस N1। क्या आपके पास इक्वेशन है तो चिपका दो भैया, मुझे लगता है कि ये है। हाँ, N1 प्लस N2 करो या N2 प्लस N1, 2 प्लस 3 करो, 3 प्लस 2 करो, 5 आंसर आने वाला है, तो डोंट वरी, इसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भैया, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे, नेक्स्ट देखो, एक ट्यूनिंग फोर्क बेटा A produce the 5 beat per second with the tuning fork। देखो मैंने इस सवाल बोल रहा था पहले, फ्रीक्वेंसी बेटा 480, when the little wax, मैंने बोला ना वैक्स, लिटिल वैक्स अगर ट्यूनिंग फोर्क को ऐड करोगे तो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डिग्रीज होती है, बीट डिग्रीज होता है, पता है ना, डिग्रीज होता है, फ्रॉम ऑफ इट द नंबर्स ऑफ बीट पर सेकंड बिकम 2। What is the frequency of tuning fork A before the wax? Before the wax। अब ऐड, एक तो ऐड करते हैं हम लोग, कितने बेटा हमारे पास है, ये प्लस माइनस 5 करते हैं, अगर प्लस 5 किया जाए तो यहां पे 485, और एक तो माइनस किया तो मुझे लगता है कि 4 कितने होंगे, 75 होंगे ना, माइनस किया तो ये होगा, तो B4 की पूछे तो ये आएगी बेटा 485 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आएगी, मतलब डी ऑप्शन। B4 पहले बच्चों को क्या लग रहा है, वैक्स लग रहा है, तो वैक्स लगने से हमारी फ्रीक्वेंसी कम होगी, तो हमको कम 475 लेना चाहिए। 425 से कैसे ले रहे सर, उन्होंने B4 कहा है, ध्यान दीजिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क के बिफोर द वैक्स, वैक्स के पहले, मतलब हायर फ्रीक्वेंसी लेनी है, लोअर नहीं लेनी है। वैक्स लगाने से फ्रीक्वेंसी कम होती है, तो बच्चों को यह लगता है कि सवाल अच्छी तरह से पढ़ना बहुत ही जरूरी बच्चों, ठीक है। बढ़ते आगे, चलिए नेक्स्ट, बहुत इजी सवाल है ये, 2020 में सवाल आया था बेटा, ये जो सवाल आए थे इंपॉर्टेंट से, जो आते हैं सीटी में वैसी का ही डिस्कशन होने जा रहा है। चलिए देखो, अ यूनिफॉर्म मेटल वायर, लेंथ L है, मास M है, डेंसिटी ρ है, it is the under the tension T and V, the speed of transfer wave along the wire, the area cross section A of the wire। एरिया क्या होगा, बहुत सिंपल सवाल है बेटा, वेलोसिटी का इक्वेशन बेटा T/M, M इज द मास पर यूनिट लेंथ बेटा, स्मॉल m लिखूंगा, मास पर यूनिट लेंथ। मास क्या होता है, मैंने अभी बोला वॉल्यूम इनटू डेंसिटी डिवाइड बाय L। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इनटू लेंथ रो डिवाइडेड बाय L, L से L को मार दो तो स्मॉल a होगा a इंटू रो, मतलब स्मॉल a की वैल्यू
V इज इक्वल टू द रूट ऑफ टी, क्या बेटा, एरिया इंटू डेंसिटी, समझे। अब स्क्वेयरिंग बोथ साइड करो, V स्क्वायर रो ए, सॉरी टी है ना ये मुझे ए निकालना है तो ए को इधर ला लो, ये टी एज इट इज रहेगा, बचा क्या बेटा यहाँ पे, ये वी स्क्वायर इधर आएगा, ये रो। क्या ये जवाब है आपके पास? है, सी ऑप्शंस में है, करेक्ट है। सिंपल सिंपल सवाल है, ज्यादा कुछ सवाल आते नहीं है, सिंपल सिंपल सवाल को हम लोगों को उठाना आना चाहिए, बस बाकी कुछ नहीं। चलो 5वां नंबर का सवाल है हमारे पास यहाँ पे, एट द पोल। अरे अर्थ के बारे में कुछ पता है क्या? अर्थ जो होती है इसको पोल कहते हैं और इसको हम लोग कहते हैं इक्वेटर, ठीक है। स्ट्रेच वायर गिवन द लेंथ वाइब्रेटिंग यूनिसन विद द ट्यूनिंग फोर्क एट द इक्वेटर, वही सेम सेटिंग की प्रोड्यूस द रेजोनेंस विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोर्क वाइब्रेटिंग द लेंथ ऑफ वायर। हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी का एक फार्मूला पढ़ा है स्ट्रिंग के लिए, 1/2L रूट ऑफ टी बाय या। यहां पे टेंशन, लेकिन टेंशन क्या होता है यार? टेंशन होता है mg, यहां पे mg आएगा, मतलब n इज इक्वल टू 1/2L रूट ऑफ mg, ये m कैंसल, तो मुझे लगता है g के ऊपर डिपेंड है। अब g कहां ज्यादा है? यहां पे पोलर पे, ये होती है 9.83 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और यहां पे जो इक्वेटर पे होती है वो होती है 9.78 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये इक्वेटर पे है बेटा, बात समझ में आ रही है? तो ऑब्वियसली आपको यहां पे क्या होगी, डिग्रीज होगी ना, शुड बी डिग्रीज होगी बेटा, ऑब्वियसली वाइब्रेटिंग जो लेंथ बेटा ऑफ वायर यहां पे डिग्रीज होगी जो पूछा है, मतलब इसका ए ऑप्शंस आप लोगों को 5 नंबर का ए ऑप्शंस आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? तो इसका रीजन बेटा फ्रीक्वेंसी और जी, तो यहां पे लेंथ का यहां पे जो होगा, अगर यहां पे एम एल है ना, यहां पे अगर रखते हो तो डायरेक्टली ये जी मिलेगा इन चीजों को, है ना। तो यहां पे आपको पता है जी कम है तो यहां पे लेंथ भी कम है, फ्रीक्वेंसी भी कम होगी। जी कम है तो इक्वेटर पे ग्रेविटी कम होगी, बस इतना दिमाग में आने के बाद आपको ये सवाल आना चाहिए। चलिए बढ़ते आगे। सही में अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है कि यार कम समय में हो रहा है तो लाइक करो यार, शेयर कर दो, क्योंकि मैराथन में सबसे मेन प्रॉब्लम है कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं टाइम ज्यादा लग रहा है और कंटिन्यू बहुत ज्यादा पढ़ाना पड़ रहा है ना। What should be the length of closed pipe produce the resonance with the sound wavelength दी वाली ये the fundamental mode neglect the end correction, ये कहता है क्या 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 close pipe to the produce, ओके मतलब ये close pipe है ये, ठीक है, ये फंडामेंटल, इसको λ/4 कहेंगे इसकी लेंथ। क्यों बेटा लेंथ को λ/4 क्यों कहा है? क्योंकि ये आधा लूप है, एक लूप रहा तो λ/2, आधा लूप रहा तो λ/4, दिमाग में पक्का आना चाहिए। चलिए तो मतलब ये है λ/4 लेंथ, तो लैम्बडा तो है मेरे पास वेवलेंथ कितनी 62/4, ये इतना इजी क्वेश्चन। हाँ बेटा 2020 का क्वेश्चंस पेपर चेक करो, ये मिल जाएगा आपको, मैं मेरे घर से एग्जांपल नहीं दे रहा हूं, मेरा एग्जांपल, ठीक है ना। 4 1 जा 1, यहाँ पे 2, 4 5 जा सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर लिख दो, 15.5 है, तो सी ऑप्शन यहां पे आपका सही होगा। बढ़ते हैं आगे बच्चों, नेक्स्ट आगे बढ़ रहा हूं मैं। देखो द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ सोनोमीटर वायर, फ्रीक्वेंसी दी वाली है n इज इक्वल टू 20 हर्ट्ज फॉर सेम लेंथ एंड टेंशन है, द लेंथ इंक्रीज बाय, लेंथ इंक्रीज बाय, इसको n1 बोलना पड़ेगा। ये बेटा 25% समझते हो ना, ये 25 मतलब ऐड करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 100 लिखना है, तो इसका 1.25 आंसर पता होना चाहिए, 1.25 L1 से है, कीपिंग द टेंशन सेम, टेंशन सेम है बेटा, देन द फ्रीक्वेंसी चेंज ऑफ सेकंड हार्मोनिक की क्या होगी ये पूछ रहा है। मतलब हम लोगों को ये टेंशन का लॉ है पता ना, N2 L2 N1 L1 लिख सकता हूं, मुझे यहां पे N2 निकालना पड़ेगा, पहले मुझे परसेंटेज में निकालना है, N1 माइनस N2 डिवाइड बाई N1 मल्टीप्लाई 100। अगर आप लोगों ने भैया एरर नहीं पढ़ा तो कुछ खरा नहीं है, देखो N1 माइनस N2 डिवाइड बाई N1 मल्टीप्लाई 100, इस तरीके से ये आंसर निकालना है, मुझे परसेंटेज निकालना है, मतलब परसेंटेज में आंसर दिख रहे हैं, तो N2 N1
कि वैल्यू निकालना पड़ेगी। N2 देखो क्या होगा बेटा, N1, ये L1 बाई L2, तो N2 इज इक्वल टू N1 रख देते हैं, L1 बाई L2 की वैल्यू निकाल दी L1, और ये 1.25 L1 है, ये L1 गए 1 डिवाइडेड बाय क्या कैलकुलेशन आते हैं आपको, 0.8 हो रहा है क्या, अरे आते हैं क्या भैया, क्या ये भी पढ़ा दूं मैं, है ना, 1 डिवाइडेड बाय 1.25, तो यहाँ पे जीरो जा, है ना, ये 100 है ना, 10 हो गया अभी, मतलब ये दो जीरो बढ़ाओ तो ये भी इधर क्या होगा बेटा, ये इधर आएगा पॉइंट, तो ये 125 एग्जा होता है ना, ये आना चाहिए सिंपल यार, ये कैलकुलेशंस क्या बताऊं मैं। चलो सर हम लोग को क्या निकालना है, N2 माइनस N1 निकालना है। चलिए सर N2 माइनस N1, तो यहां पे N1 माइनस N2 निकालना है क्या, N1 माइनस N2 निकालना पड़ेगा आई थिंक, मुझे लग रहा है, आपको क्या लग रहा है बताओ जल्दी से, N1 माइनस N2 ही निकालना पड़ेगा, है ना, सॉरी यहाँ पे N1 माइनस N2 करते हैं, चलो कोई टेंशन नहीं है, करते भैया और करते चलो, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, N1 माइनस N2, ठीक है ना, यहाँ पे N1, चलो तो N1 माइनस N2 करते हैं, अब N1 एज इट इज रखो, N2 की वैल्यू मेरे पास 0.81 N1 ना, ये N1, चलिए N1 माइनस N2, N1 को कॉमन निकालो, बचा है यहाँ पे 1, ये 0.8 है भैया, अगर मैं इसको डिवाइड लाऊं तो परसेंटेज निकालना मेरे लिए बहुत आसान होगा, और इसका 0.2 होगा, अरे 1 में से 0.8 गए तो मल्टीप्लाई कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई कुछ नहीं करना भैया, 100 करना, इसको भी 100 करो, तो क्या हो रहा है, ये परसेंटेज यही तो निकालना है, ये इसका मल्टीप्लिकेशन 20 होगा कि नहीं होगा, मतलब 20% यहां पे जो दिया होगा आपके पास वो ये होगा, डिग्रीज होगा, सही बच्चों। चलो बढ़ता हूं आगे, यहां पे अरे भगवान इतने सिंपल क्वेश्चन सर, कुछ नहीं, जिन बच्चों को इस इक्वेशन समझ में आ गया उसका जवाब उसको तो पहले ही एडवांस में मिला होगा, सर कैसे बताओ, कुछ नहीं भैया, इस इक्वेशन को मॉडिफाई करता हूं, देखो 5 साइन, ठीक है, पाई बाय 2 को अंदर लेके जा रहा हूं, यहां पे हमारे पास 100 है ना, पाई टी बाय 2, पाई बाय 2 कहां से आ गया बेटा, बाहर था, उसको अंदर लेके जा रहा हूं, माइनस पाई बाय 2 एक्स बाय 2, समझे। अब इसका अगर और इक्वेशन बनाओ स्टैंडर्ड, ये बनेगा मेरे ख्याल से 50 पाई टी माइनस पाई एक्स बाय 2, मुझे लगता है यहां पे हमारे पास इक्वेशन था ए साइन, है ना, ओमेगा टी, ठीक है, माइनस डेल, जो भी होगा, बात समझ में आ रही, मतलब ओमेगा के जगह पे क्या लिखा है, ये इंपॉर्टेंस है, ओमेगा के जगह पे सर 50 पाई लिखा है वहां पे, और ओमेगा पीरियड बोला है ना मुझे, इसलिए ट्वाइस पाई बाय टी का फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, पाई से पाई मर गया, तो टी को इधर लाओ, 2/50 है, तो t इज इक्वल टू 1/25, समझे, तो 1/25, यहां पे 0, यहां 10 हो गए सर, और 0 बढ़ा और 100 हो गए, अब 25 4 जा, है ना, 25 4 जा, मतलब यहां पे 4, 0.05 और सेकंड, इतना समय लगेगा, पीरियड, इतना पीरियड होगा, इस वेव होगा, ठीक है, आगे बढ़ते बेटा, चल रहे बाबा, हो गया ना बाबा, तेरा नंबर है, अब तो तेरी बारी है, कैसे बारी आ गई सर, देखो, 2 प्रोग्रेसिव वेव्स ट्रैवलिंग टूवर्ड ईच अदर विद द वेलोसिटी दी वाली बेटा, ये 50 मीटर पर सेकंड, फ्रीक्वेंसी ये है, डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव, मतलब नोड या एंटीनोड टू एंटीनोड, किसी के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हो। सबसे पहले मैंने आप लोगों को एक फार्मूला दिया है, n इंटू लैम्डा, वेव की वेलोसिटी बेटा, तो मुझे लैम्डा निकालना पड़ेगा, तो लैम्डा क्या बेटा, अब ये बच्चे पूछते हैं सर कैसे निकालते आप, ये तो समझ में आना चाहिए ना कि यार ये जो है ये लूप बनाती है, ठीक है, एक तो एंटीनोड, सॉरी ये नोड है ये नोड है, इसका लैम्डा बाय 2 है डिस्टेंस, या एंटीनोड जिसका निकलना है, तो लैम्डा इंपॉर्टेंस है ना हमारे, लैम्डा नहीं तो पता कैसे लगेगा कि 2 नोड के बीच में या 2 एंटीनोड के बीच में डिस्टेंस कितना है, पता ही नहीं लगेगा, तो लैम्डा क्यों निकल रहा हूं, देखो v कितना है बेटा हमारे पास 50,
ये कितना बेटा फ्रीक्वेंसी, ये है हमारे पास 200, 0 0 मर गया बेटा, 5 1 जा 1, 5 4 जा, सही है ना। तो लैम्बडा इज इक्वल टू 0.10 हो गई, ये 25, समझे ना, ये लैम्बडा मिला। लेकिन मुझे क्या चाहिए बेटा, नोड का डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स चाहिए था, है ना। तो वो होता है लैम्बडा बाय 2। तो यहाँ पे लैम्बडा है ना बाय 2 जो है, लैम्बडा है 0.25, 0 भी लिख सकते बाद में, देखिए 0.1 जा ये 2 है ना, ये मिलेगा मुझे, ठीक है भैया। हाँ, ये मतलब दो नोड के बीच की दूरी होगी 0.125 मीटर इतनी होगी, समझे। चलो बढ़ते हैं आगे, लास्ट और फास्ट 10-10 क्वेश्चंस करते हैं, बाद में अगला वेव ऑप्टिक्स होगा हमारे लिए। सिंपल क्वेश्चंस है, घबराने की जरूरत नहीं, डरो मत, आप अपनी एनर्जी बना के रखो बस। देखिए बच्चों, हम आपके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन आपका काम कर रहे हैं क्या, स्टेशनरी साउंड वेव हैज द फ्रीक्वेंसी दी वाली है 165 हर्ट्ज। इफ द स्पीड ऑफ साउंड इतनी है बेटा, देन द डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एडजेसेंट एंटी नोड आपको निकालना है। तो सबसे पहले यार मुझे लैम्बडा निकालने का पता लगा है कि सर यहाँ पे V बाई N होता है। V कितना है, इतना इजी सर, देखो 330 165 हमारे पास ये है, ये डबल है, होगा खत्म किस्सा। लेकिन हम लोगों को क्वेश्चन समझ के लेना है कि ये जो है बेटा, ये बोल रहा है कि पहला नोड और दूसरा एंटी नोड, इन दोनों की बीच की दूरी होती है लैम्बडा बाय 4, ये निकालना है। तो लैम्बडा तो मिल गया सर, लैम्बडा तो मिल गया भैया, डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड, ठीक है, वो है हमारे पास लैम्बडा बाय 4। तो देखो लैम्बडा की वैल्यू क्या है 2, इसकी क्या है बेटा, इसकी क्या है भैया, लैम्बडा बाय, हाँ बराबर है, लैम्बडा की 2 ये 4 है। यहाँ पे मुझे लगता है कि 1/2 मतलब 0.50 है ना, ये मिलती है क्या 50, अच्छा ये मीटर है, सेंटीमीटर में निकालना है हाफ, हाँ हाफ, सीधी बात करो, इसको ये मीटर में है, सेंटीमीटर में होगा 50 सेंटीमीटर बेटा, 50 डी जो ऑप्शन होगा हमारे लिए वो सेम होगा 50 सेंटीमीटर। तो अगला चैप्टर देखते हैं अभी तुरंत, हमारा जो वेव ऑप्टिक्स है उसके फार्मूले देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलो तो वेव ऑप्टिक्स के बारे में थोड़ी सी फार्मूले ऑलरेडी देखो यहाँ पे ऑलरेडी बताया है अभिजीत सर ने, आई थिंक। तो फर्स्ट मैराथन देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो भी मैं एमसीक्यूज ले रहा हूं वो फर्स्ट मैराथन के ऊपर है। हाँ, सेमीकंडक्टर के कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा और एमसीक्यूज भी लेने वाला हूं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, वेव ऑप्टिक्स के जो भी फार्मूले से फटाफट देख लेना, ज्यादा मैं डिस्कस नहीं करने वाला हूं, पहले ही बता रहा हूं बेटा, ठीक है। तो C इज इक्वल टू न्यू लैम्बडा, जैसे कि हम लोग V इज इक्वल टू N लैम्बडा, ये वेव की वेलोसिटी जैसे देखते हैं, वैसे यहाँ पे लाइट की भी जो वेलोसिटी, जो स्पीड है, वो निकालने का फार्मूला है। स्नेल्स लॉ हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे, साइन I बाई साइन R। अब यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड टू फर्स्ट, इसका रेशियो होता है बेटा। उसके बाद में देखो C1, तो यहाँ पे लैम्बडा 1 डायरेक्टली है, तो इसमें C1 लैम्बडा 1 लिखेंगे, ऊपर C2 लैम्बडा 2 भी लिखेंगे, ठीक है। यहां पे ऑलरेडी ये फार्मूला मैंने बता दिया था, आप लोगों को याद होगा कैसे। तो ये है बेटा रिलेशन है किसका, फेस डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस का, फेस डिफरेंस है पाथ डिफरेंस का बेटा। तो वहां पे लिखते हैं टॉइस पाई बाय लैम्बडा, और ये डेल एक्स है बेटा पाथ डिफरेंस, और ये है हमारा फेस डिफरेंस। याद रखिए, ये मैंने इसके पहले सुपरपोजिशन वेव्स में ऑलरेडी ये फार्मूला आपको बताया था, ओके। मैं फटाफट इसलिए ले रहा हूं बेटा, एग्जाम है आपकी, इसके बारे में मैं ज्यादा डिस्कशन नहीं करने वाला हूं, ठीक है। ये फार्मूले, हाँ अब ये थोड़ा सा बता देता हूं जो जो इंपॉर्टेंस लगता है मुझे। सुपरपोजिशन वेव्स में इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स, मतलब बेटा दो वेव का मिलना। इंटरफेरेंस मतलब क्या, दो वेव का मिलना, उसको हम लोग कहते हैं बेटा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव। कुछ कंडीशंस है, कंडीशन के बारे में बात करते हैं। अगर ब्राइट बैंड रहा या ब्राइट पॉइंट बोलेंगे आप लोग, तब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। मतलब एक यहां पे क्रस्ट के ऊपर या ट्रफ के ऊपर कोइंसाइड हो तो ब्राइट पॉइंट, बात समझ में आ रही है क्या।
क्रस्ट के ऊपर या ट्रफ के ऊपर अगर होती है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, हम लोग साउंड में भी पढ़ते थे, याद होगा आप लोगों को, याद है साउंड वेव्स में खाली लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती है, ये ट्रांसवर्स वेव्स है। लॉन्गिट्यूडिनल में कंप्रेशन के ऊपर, रेयरिफैक्शन के ऊपर, तो साउंड की इंटेंसिटी बढ़ती थी। देखो साउंड एंड लाइट का कुछ मिलता जुलता रिलेशन है, बात समझ में आ रही? वही इक्वेशन से बहुत सारे कुछ इंफॉर्मेशन वहां से उठा के इधर ला रहे हैं हम लोग। ओके, देन एक बात ध्यान रखना, उसका जो पाथ डिफरेंस है डेल एक्स, ये इवन मल्टीप्लाई होता है। कौन सा बेटा? इवन मल्टीप्लाई ऑफ, जैसे कि ट्वाइस एन लैम्बडा बाय 2 है ना, तो यहां पे ये डेल एक्स होगा आपका इवन, ये इवन मल्टीप्लाई। एन की वैल्यू हम लोग ले सकते हैं जैसे कि 1 2 3 4 दैट। देखो 1 डाल के देखो 2 आ रहा है, 2 डाल के देखो 4 आएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 4, 3 डालो तो 3 मल्टीप्लाई 2 6 लैम्बडा बाय 2। तो ये पाथ डिफरेंस है भैया। किसका पाथ डिफरेंस है ये पाथ डिफरेंस है अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो तो, मतलब ब्राइट पॉइंट दिखाई दिया तो, समझे? नेक्स्ट, इसका जो इवन मल्टीपल ऑफ फेस डिफरेंस जो है, हमने जो लिखा था डेल फाई, ये भी ट्वाइस एन पाई होना चाहिए, ये भी इवन नंबर होना चाहिए मल्टीप्लाई पाई को, तब हम लोग समझेंगे कि ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है या ब्राइट बैंड हो रहा है या ब्राइट पॉइंट दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, ये बोल सकते हैं हम लोग। ओके, तो यहां पे आपको पता है स्क्रीन होती है, स्क्रीन पे सेंट्रल ब्राइट बैंड है बेटा, यहाँ पे डार्क, ऐसा अब यहाँ पे डार्क ब्राइट में निकालूंगा, ठीक है, यहाँ पे डार्क पे कैसे दिखेगा सर? नहीं दिखा तो रेड है तो डार्क समझना, ये देखो डार्क ब्राइट ऐसे समझना, ठीक है। अब क्या करें, इधर भी सेम होता है ऐसे। चलो आप लोगों को ये पता लगा होगा कि डार्क ब्राइट यहाँ पे स्क्रीन पे हम लोगों को है ना पॉइंट दिखाई देते हैं। ये जो है बेटा ये पाथ डिफरेंस है उसके लिए इवन मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाय 2, और पाई को इवन मल्टीप्लाई रहा तो ये फेस डिफरेंस मतलब एंगल। वही डार्क के लिए जो कंडीशन है, ये ब्राइट के लिए, डार्क के लिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस सवाल होता है बेटा, यही समझ में नहीं आता है कंस्ट्रक्टिव कब और डिस्ट्रक्टिव कब, ये समझ में नहीं आता। डार्क पॉइंट हम लोगों को अगर ऑड मल्टीपल हो, मतलब यहां पे डेल एक्स इसका फार्मूला लिखा जाए तो मैं लिख सकता हूं ट्वाइस एम माइनस 1 लैम्बडा बाय 2। बात समझ में आ रही बेटा? कुछ ट्वाइस एन माइनस 1 लिख सकते हैं, मतलब यहां पे ऑड मतलब 1 नंबर आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा। देखो एन की वैल्यू, देखो एन की वैल्यू 2 डालो, यम बोलो या एन बोलो, ठीक है। 2 में से 1 गया, 1 आ गया, 2 डालो, 2 2 जा 4 माइनस 1 3 आ गया, 3 लैम्बडा बाय 2। बात समझ में आ रही? 4 डालो, 4 2 जा 8, 8 में से 1 गया, 7 लैम्बडा बाय 2। तो ये सब जो है ये हमारे पाथ डिफरेंस ऑड मल्टीपल में है बेटा। अब फेस डिफरेंस ही वही कहानी है, फेस डिफरेंस निकालते हैं। देखो ये है बेटा हमारे पास ट्वाइस एम माइनस 1 पाई करते हैं, देखो ये सब ऑड मल्टीपल मिलेंगे आपको फेस डिफरेंस। गॉट इट? सिंपल पार्ट है, ज्यादा हार्ड पार्ट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ इस तरीके से। क्या बोला है हमको? यंग एक्सपेरिमेंट बाय प्रिज्म एक्सपेरिमेंट बाय द इंटरफेरेंस ऑब्टेन बाय यूजिंग द लाइट वेवलेंथ लैम्बडा फ्रॉम द 2 कोहेरेंट सोर्सेस। स्लिट डिस्टेंस जो है बेटा डी, मतलब आप लोगों को डिस्टेंस दी वाला है ऑब्जर्व ऑन द स्क्रीन आई पीस द डिस्टेंस डी फ्रॉम, मतलब बेटा यहां पे ये स्क्रीन होती है हमारी, ये स्लिट का जो डिस्टेंस है आपका, ठीक है, इस स्लिट से यहां से जो अंतर होता है इसको डी कहते हैं, ये स्लिट का जो डिस्टेंस है उसको स्मॉल डी कहते हैं, ठीक है ना। यहां से हमारा यहां ब्राइट पॉइंट दिखता होगा, तब हम लोग ने क्या बेटा यहां पे अगर पाथ डिफरेंस निकालना है, यक्स बोलो इसको लगे तो स्मॉल यक्स डी डिवाइड बाय कैपिटल डी, या हम लोग इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। पाथ डिफरेंस कब होता है, क्या होता है पता होना चाहिए, एन लैम्बडा, ठीक है। फेस डिफरेंस जो है ट्वाइस पाई एन, मैंने ऑड मल्टीपल इवन मल्टीप्लाई में यही लिख के दिया आप लोगों को, है ना। नंबर्स एन इंडिकेट द ऑर्डर ऑफ फ्रिंज कितने हैं वो दिखाई देता है। अगर सेंट्रल ब्राइट बैंड आए तो 0 दिखाई देता है ना, 0 फेस डिफरेंस पाथ डिफरेंस वहां पे 0 दिखाई देता है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। सेंट्रल ब्राइट बैंड इज कंसीडर द ओरिजिन देन द डिस्टेंस ऑफ एक्स नॉट ब्राइट बैंड, सेंट्रल ब्राइट बैंड इज ऑब्टेन गिवन बाय, आप लोग दिखा सकते हैं यहां से ये, ठीक है, ये फार्मूले याद होना चाहिए। बस इसके ऊपर ज्यादा मैं डिस्कस तो नहीं करने वाला हूं, ठीक है। डार्क फ्रिंजेस रहा तो कब कौन से रहा तो ये दिया ला डार्क फ्रिंजेस दिया, जैसे कि हम लोगों ने पहले ब्राइट देखा था, वैसे डार्क के लिए पाथ डिफरेंस दी वाली है
ये है हम लोगों को, ये ऑड मल्टीपल होना चाहिए। अरे बताया ना यार, टॉइस n -1 मैंने प्रूव करके दिया है, ठीक है। फेस डिफरेंस देखो, टॉइस n -1 मतलब ये ऑड। देखो ब्राइट पॉइंट रहा तो इवन मल्टीप्लाई लेना है, सिंपल। डार्क रहा तो ऑड मल्टीपल लो। ऑड मल्टीपल समझते हो ना, इसके लिए टॉइस n -1 ये फार्मूला लेके करवा सकते हो। गॉट इट। तो ये बाकी के फार्मूले आप लोगों को करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ चलिए आगे बढ़ते और ओके। अब बाय प्रिज्म के लिए बैंड विड्थ का फार्मूला याद रखना बेटा, कौन सा, ये ओके। यक्स इज इक्वल टू, बैंड विड्थ को यक्स बोलते हैं, लैम्बडा डी डिवाइड बाय स्मॉल डी। लैम्बडा क्या है बेटा, वेवलेंथ, कैपिटल डी स्लिट से स्क्रीन का अंतर। ये जो हमारा स्क्रीन था, ये जो स्लिट है, यहां से यहां जो अंतर है कैपिटल डी है, ये विड्थ है बेटा स्मॉल डी, और लैम्बडा इज द वेवलेंथ है, ठीक है। अब ये इस पार्ट में थोड़ा सा आप लोगों को पता नहीं है, प्रूफ नहीं आपके समय पे, लेकिन पुराने सिलेबस पे था, इसलिए बता रहा हूं। इसमें कुछ नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि यहां पे स्मॉल डी मतलब ये जो स्मॉल डी है, ये दोनों स्लिट के बीच में का, ये ऐसे यहां सोर्स रहते, यहां सोर्स रहते, ठीक है। इसकी जो भी कैलकुलेशन करके वैल्यू निकालिए, इससे कोई लेना देना नहीं आपको। हाँ चलो, डिटर्मिनेशन ऑफ D1 D2 कैसे निकालते थे, यूजिंग द कॉन्जुगेटिव फोका मेथड। आपके सिलेबस में मैग्निफिकेशन ये जो पार्ट से डिलीट किया गया है, नहीं किया तो भी चलेगा, तो कोई टेंशन नहीं, डिलीटेड सिलेबस इसमें, ठीक है। थोड़ा सा डिलीटेड बता रहा था, बाकी कुछ नहीं। ये भी मेरे ख्याल से डिलीटेड होगा आपके पास, ठीक है। हाँ अब यहां पे मुझे बता, मैंने बोला आपको सुपरपोजिशन व्यू जो चैप्टर है ना, उसका यूज है कहीं ना कहीं, कैसे, या ऑक्सीलेशन का भी यूज है। हम लोगों ने, आप लोगों को याद होगा शायद, मैंने एक रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फार्मूला लिख के दिया था। क्या था सर, जैसे कि यहां पे A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर टॉइस A1 A2 कॉस डेल बोलो, ठीक है। ये फार्मूला है। हम लोगों ने इसके पहले भी सुना होगा, अभी भी बता रहा हूं कि इंटेंसिटी का एम्पलीट्यूड के साथ स्क्वायर के फॉर्म में यहां पे रिलेशन से। थोड़ा सा फोन थोड़ा सा साइलेंट करना पड़ेगा भैया, नहीं तो फोन आए तो अब बोलेंगे सर अब तो आपका तो फोन भी चालू रहता है और लेक्चर भी स्टार्ट, ऐसे कैसे। चलो कोई टेंशन नहीं, ये बात समझ में आई बेटा। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालने थे, दो वेव्स आने के बाद, टकराने के बाद रिजल्टेंट वेव क्या होगी, उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, तो ये रहता। लेकिन इसके साथ रिलेशन क्या, इंटेंसिटी के साथ, इंटेंसिटी ऑफ साउंड बोलो, हम लाइट पढ़ रहे तो लाइट की इंटेंसिटी बोलो, है ना, स्क्वायर के फॉर्म में रहता। चलिए अब मुझे बताओ, इस इक्वेशन को जो लिखा है सही है, सही है ना यार, लिख सकते ना उसको इसी फॉर्म में, या इसको लिखो थोड़ा सा ऐसा करके ताकि समझ। आर स्क्वायर देखो A1 स्क्वायर, ये स्क्वायर हो गया तो स्क्वायर रूट को बाहर आएगा, तो A2 स्क्वायर प्लस टॉइस A1 A2 कॉस डेल। चलिए देखो ये जो रिजल्टेंट है तो आई लिखना पड़ेगा, देखो आई लिखना पड़ेगा सर। चलो इसकी वैल्यू A1 स्क्वायर की वैल्यू I1 लिखना पड़ेगी सर, इसकी A2 की I2 लिखना पड़ेगा, टॉइस A1। अब देखो ए इसका स्क्वायर किया तो ये रूट में आएगा बेटा, सही है ना, तो इसीलिए रूट ऑफ I1 रूट ऑफ I2 कॉस, जो भी आपने लिखा फाइव लिखा तो फाइव आपके बुक्स के हिसाब से। देखो ये कैसे रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फार्मूला मुझे मिला है, गॉट इट। लेकिन बेटा अगर अपने उन्होंने कहा है कि I1 I2 ये मैक्सिमम इंटेंसिटी रखी, तो इसके कैलकुलेशन करने के बाद मुझे रिजल्टेंट इंटेंसिटी का ये फार्मूला मिलता, टॉइस I0 1 प्लस कॉस 5 करके देख सकते हो। डालो यहाँ पे I0 प्लस टॉइस I0 का स्क्वायर कर सकते हैं, अगर करना ही है तो करने में क्या दिक्कत है। चलो सर देखो दिखाओ, ये आई दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ओके। देखो इसको I0 बोलना है, ओके सर, इसको भी I0 बोलना है, ओके सर। ये टॉइस रूट ऑफ I0 डबल I0 ही इसका स्क्वायर होगा, ये कॉस 5, समझे। देखो I इज इक्वल टू, यहां पे होगा टॉइस I0, यहां पे भी टॉइस I0, समझे बेटा, ये रूट के बाहर आएगा कॉस 5, समझे क्या, यस। तो I यहां पे आप लोगों को क्या कर सकते हैं, टॉइस I0 को कॉमन निकाल सकते हैं, बचा यहां पे 1 प्लस कॉस 5। कोई बच्चा अगर पूछेगा सर ये फार्मूला कहां से उठा के लाए बेटा, तो कुछ नहीं, इसका ये वर्जन है, एडवांस वर्जन। अगर Imax मैक्सिमम चाहते हो, मैक्सिमम,
तो कर सकते हैं कितना बेटा, इस फाइव की वैल्यू 0 डालो, cos 0 1 होता है, 1 + 1 2, 2 2 जा 4, देखो ये मिल रहा है 4 I0। cos 5 की वैल्यू क्या डालना पड़ेगी 0, मैक्सिमम निकालनी है, तो मैक्सिमम क्या हो सकती है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है मैक्सिमम। तो यहां पे 1 + 1 2 × 2 4 I0। मिनिमम डालना है तो भी आप लोग कर सकते हैं, मिनिमम यहां पे हम लोग 0 भी मिलवा सकते हो, ठीक है। फिर इसका Imax एंड Iminimum का रेशियो निकालना है, तो एम्पलीट्यूड के फॉर्म में ये रेशियो है, ये फार्मूला याद रखना। उसके ऊपर आप लोगों को शायद इस साल पक्का एक आधा एग्जांपल आने के चांसेस बेटा, इस मैक्सिमम इंटेंसिटी साउंड जो लाइट की है इसके ऊपर अलग अलग ये फार्मूले के ऊपर ज्यादा करके क्वेश्चन पूछा रहता है, तो ध्यान दीजिए इसके ऊपर पक्का, ठीक है। चलो आगे बढ़ो सर, ओके आगे बढ़ो सर, आगे बढ़ो, ओके। अब देखिए यहां पे सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट मिनिमा फ्रॉम द सेंटर ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, इसके लिए ये फार्मूला याद करना बेटा आपको, λd/a, है ना। यहां पे ये फार्मूला याद होना चाहिए, बाकी के ये भी फार्मूला याद करो, ओके। मैं ज्यादा अभी इसके ऊपर डिस्कशन इसलिए नहीं कर पा रहा हूं, आपको भी पता है अगर मैं बहुत सारा डिस्कशन करते बैठूं तो शायद बेटा ये चैप्टर हो जाए। हाँ, सेमीकंडक्टर के ऊपर डिस्कस करना पड़ेगा क्योंकि ये पहले बार पढ़ रहे हैं आप लोग, ठीक है ना। अभी मुझे एमसीक्यूज ओनली बाकी थे, लेकिन कुछ बच्चे बोल रहे थे सर थोड़े से फार्मूले भी बताते जाओ हम लोगों को ताकि इससे एनर्जी मिले। चलिए फटाफट जरा सा लिखते हैं। देखो, फ्रेम ऑफ अ डिफ्रैक्शन पैटर्न ड्यू टू द सिंगल स्लिट ऑफ विड्थ, ये सिंगल विड्थ मतलब ए दी वाली बेटा कितना, ए है यहाँ पे 0.3 मिलीमीटर, तो ए मिली मतलब बेटा कितना -3 मीटर, मतलब ए = 3 × 10⁻⁻4 मीटर, ठीक है, ए मिला है। उसके बाद ऑब्टेन द स्क्रीन, प्लेस द डिस्टेंस ऑफ, ये दी वाला है, फ्रॉम द स्लिट द फर्स्ट मिनिमा at the 5.5 millimeter either side of the central maxima on the screen, the wavelength of light used। देखो बेटा मैं तो यहां पे करके दे रहा हूं टाइम बचाने के लिए, लेकिन आपको कॉज करना है और सॉल्व करके देखना है क्या आप कर पा रहे हैं। मैं जानबूझकर थोड़ा सा बाजू में हटूंगा, आप लोग फटाफट देख लेना कि क्या आपको आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है तो बता सकते हैं मुझे, मैं तो करके देने वाला हूं बेटा आप लोगों के लिए, मैं यहां पे खड़ा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले चलो हो गया आपका, चलो x = यार जो अंतर दिया d है क्या, सॉरी d = 3 मीटर दी वाला था। इसके बाद में x = b दी वाला है सर आपके सामने, वो है 5.5। अब डायरेक्टली करो -3 मीटर। कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करना है ये समझना बहुत जरूरी है। x = λd/a, मुझे लैम्बडा निकालना है तो xa है ना /D, तो लैम्बडा वेवलेंथ निकालने भैया। यक्स क्या दिया वाला है आपके पास, यक्स क्या यार 5.5 10⁻³ ए क्या बेटा 3 × 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय क्या बेटा कैपिटल D 3 से 3 को मार दो, शायद आपको समझ में आता होगा 5.5 10⁻⁷। लेकिन बेटा सब एंगस्ट्रॉम यूनिट में आंसर है, निकाल सकते हैं एंगस्ट्रॉम में, मतलब 3 से शिफ्ट करना है। देखो एमसीक्यू का ऑप्शन देख के आंसर देना, हाँ तो 500 3 से शिफ्ट किया तो इसका पावर 3 से बढ़ेगा, -10 होगा, -7 था बढ़ गया, इसका मतलब ये है 5500, इसको लिख सकते हैं एंगस्ट्रॉम यूनिट में, ठीक है ना। सॉरी मैंने लैम्बडा लिखना चाहिए था और लैम्बडा की जगह पे आ रहा है, ठीक है। तो ये डी ऑप्शन आपका पक्का है। चलो अगला सवाल है आपके लिए, आपको समय दिया जा रहा है, अब ट्राई खुद को करना बेटा, चलन बाबा, हाँ ट्राई खुद को करके देखना है, कोई और करके नहीं देने वाला आपको, ठीक है। ओके कर रहे ट्राई। देखो मैं जानबूझकर इसलिए हटता हूं कि सब कुछ दिखाई देना चाहिए, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे। यहां पे आपके सामने क्वेश्चंस क्या दिया था, कॉस करके देखो, लेकिन ना ऑनेस्टली इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट 6th मैक्सिमम विड्थ वेवलेंथ, ओ भगवान, तो यहां पे स्मॉल d1 6 λd/ स्मॉल d1 बोल दे, है ना, या d बोलो, जो भी बोलना है आपको बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये होगा d1। d2 क्या है बेटा, चलिए नेक्स्ट
सेंट्रल मैक्सिमम, फोर्थ मैक्सिमम विथ द वेवलेंथ लैम्बडा 2। ओ इसको लैम्बडा 1 बोलना पड़ेगा फिर। चलो ये फोर्थ बोल रहा है लैम्बडा 2 डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी। ठीक है बेटा, हम लोगों को इसको क्या करना है, d1 बाई d2। चलो d1 बाई d2। अब बोलेंगे सर ये d1 d2 क्यों लिखा है फार्मूला, ये d नहीं अलग है, उन्होंने बताया है मुझे इसलिए कर रहा हूं। चलिए तो ये है 6 लैम्बडा 1 डी, है ना, यहाँ पे लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 बोला इसलिए, और डिवाइड बाय स्मॉल डी। इसको डिवाइड ना करते हुए मल्टीप्लाई करो। क्यों करना चाहिए मल्टीप्लाई, बताओ? क्योंकि बेटा डिवाइड का डायरेक्टली एक स्टेप बचा सकता हो तो उसको उल्टा करना पड़ेगा। 4 लैम्बडा 2 डी। चलिए लैम्बडा से लैम्बडा, डी से डी मर गया, ये डी से ये डी मर गया। मुझे लगता है कि यहाँ पे 6/4 बचा है, यहाँ पे लैम्बडा 1 एंड लैम्बडा 2 बचा है, तो इसको आपको 3/2 लिख सकते हो, लैम्बडा 1 बाय लैम्बडा 3/2, 3/2 लैम्बडा 1 लैम्बडा। ए ऑप्शन जो है आपका वो सही आ रहा है, ठीक है ना, ए ऑप्शन बच्चों आपका सही आ रहा है। सिंपल, आपको कॉस किए बिना नहीं करना है, मतलब कॉस करो और करके देखो। चलो बहुत ही बढ़िया। देखो इफ द टू सोर्सेस, अरे भगवान एक मिनट बाबा, क्या हो रहा है ये, ऐसा मत करना। चलिए यहां पे जाते हैं, ये अरे ये क्या हुआ, मेरा वादा। तीसरा क्वेश्चन से ना हमारा, अरे बाबा, ए बाबा, चल तीसरा क्वेश्चन से मेरे ख्याल से, ठीक है तीसरा, यस। चलिए हाँ देखो, if two sources emit the light wave different amplitude then the interference of pattern। देखो टू सोर्सेस है, emit the light wave different amplitude है, मतलब एक का एम्पलीट्यूड अलग दूसरे का एम्पलीट्यूड अलग, और वो इंटरफेरेंस होती है, मतलब मिलना, जुप जुप जुप, यार ये जुप जुप जुप, दोनों का एम्पलीट्यूड अलग है। ठीक है, देखो टू सोर्सेस है, दो सोर्सेस है, ये एक सोर्स है, ये एक सोर्स है, S1 है, ये S2 है ना। इमिट द लाइट वेव, ये लाइट इमिट कर रहा है ऐसे, ठीक है। एम्पलीट्यूड कैसा बेटा उनका, डिफरेंट एम्पलीट्यूड है, इंटरफेरेंस पैटर्न क्या होगा, तो यहां पे मुझे लगता है कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, क्योंकि भैया क्रस्ट के ऊपर अगर ट्रफ के ऊपर कोलाइड्स होता हो तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोला था आपको, याद है आपको। अब यहां पे क्या बोल रहा है, ये डिफरेंस एम्पलीट्यूड है, मतलब एक क्रस्ट एक ट्रफ के ऊपर होगा या ट्रफ क्रस्ट के ऊपर इंटरफेरेंस करता हो, मतलब देयर इज द सम इंटेंसिटी ऑफ लाइट रीजन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा बेटा, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन रहा है याद कीजिए। चलिए फटाफट सॉल्व किया तो और भी मजा आ सकता है, वो डिपेंड करेगा आपके ऊपर, ठीक है। ओके तो सबसे पहले मुझे लगता है कि हो गया पॉज करके सॉल्व करके। चलो, लाइट वेव फ्रॉम द टू कोहेरेंट सोर्सेस अराउंड द 2 पॉइंट ऑन अ स्क्रीन, पाथ डिफरेंस 0 पहला है, मतलब बेटा डेल एक्स पहले 0 है, ओके सर, बाद में लैम्बडा बाय 2 है। इसको केस नंबर पहले 1 बोलते हैं। मुझे लगता है कि इंटेंसिटी का फार्मूला है 4I0, है ना, कॉस स्क्वायर 5/2 है क्या, ऐसे ही कुछ है ना, यही फार्मूला है मेरे ख्याल से आपके पास, ठीक है ना। चलिए सबसे मेन समझ लो पहले कि मुझे फाई निकालना पड़ेगा। मैंने आप लोगों को एक फार्मूला दिया था, फेस डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। देखो फेस डिफरेंस मतलब डेल फाई, पाथ डिफरेंस मतलब बेटा डेल एक्स, इसके बीच में क्या करना है, ट्वाइस पाई बाय लैम्बडा डालना है। चलो तो पहले कंडीशन में हम लोग ट्वाइस पाई बाय लैम्बडा, यहाँ पे मल्टीप्लाई 0 है तो फेस 0 मिलेगा, 0 मल्टीप्लाई है तो, मतलब केस नंबर 1 में 4I0 cos 0, अरे 0/2 करो तो ये 1 होता है, cos 0 1 होता है, तो ये जो I मिल रहा है मुझे 4I0 ये मिल रहा है बेटा पहली कंडीशन में। केस नंबर 2, 2 नंबर, हम लोगों को डेल एक्स इज इक्वल टू लैम्बडा बाय 2 करना है, मतलब इस डेल एक्स की वैल्यू हम लोगों को क्या करना पड़ेगी, ट्वाइस पाई बाय लैम्बडा, डेल एक्स की वैल्यू आप डालो लैम्बडा बाय 2। सेकंड कंडीशन, लैम्बडा से लैम्बडा मर जाएगा, देखो यहाँ पे लैम्बडा से लैम्बडा मर जाएगा, ये मरेगा, ये 2 से 2 मरेगा, बचा है मेरे पास पाई, मतलब इस कंडीशन में यही फार्मूला होगा हमारे पास 4I0 cos स्क्वायर पाई बाय 2। cos पाई बाय 2 मतलब 90, cos 90 क्या होता है भाई साहब, 0
जीरो होता है कि नहीं? अरे होता है कि नहीं भैया? हम लोगों को इसको I1 I2 बोला जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। मुझे इनका क्या निकालना बेटा? द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी एट द, इंटेंसिटी का रेशियो क्या होगा? तो I1 बाय I2, I1 है बेटा 4I0 और ये जीरो है, तो 1 बाय जीरो या कोई नंबर को डिवाइडेड बाय जीरो से करोगे तो आंसर तो इंफिनिटी मिलेगा, मतलब इंफिनिटी। ये आपका जवाब परफेक्ट होगा, है ना? बाकी की चीजें कैलकुलेशन क्यों कर रहे भैया? समय कहां है हमारे पास, समय के साथ चलना पड़ेगा। ये तो सबका आंसर आना ही चाहिए, क्योंकि इतना इजी सवाल देते रहेंगे तो ऐसे आंसर तो फटाक से किसी का भी आना चाहिए, किसी का भी आना चाहिए यार, ये बोलने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना? देखो यहां पे हमारे पास दिया वाला है मेरे बराबर, हाँ, टू कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ इंटेंसिटी I1 I2 है। प्रोड्यूस द इंटरफेरेंस हो रहा बेटा पैटर्न ऑन स्क्रीन, स्क्रीन पे पैटर्न डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट तैयार होता है। द मैक्सिमम इंटेंसिटी इन इंटरफेरेंस पैटर्न इस क्या होगा, हम लोगों को यहां पे बताया जा रहा है। मुझे लगता है कि इसका ऑप्शन देने की क्या जरूरत है बेटा? ए ऑप्शन देने की जरूरत है? अरे अभी अभी तो बताया मैंने भैया, क्या बताया सर कि ये I1 यहाँ पे I2 प्लस टॉइस रूट ऑफ I1 रूट ऑफ I2 cos फाइव, ये फार्मूला बताया था। और मैक्सिमम क्या होता है तो देख लेना यार, इसका फार्मूला ये है, मैक्सिमम मतलब इसकी वैल्यू 1 होगी, आपकी 1 होगी। बचा क्या फिर? ये बताने की जरूरत नहीं होना चाहिए, I1 I2 प्लस टॉइस I1 I2, है ना? ये किसका फार्मूला देखो पहले, इसका ये फार्मूला है क्या, मैं प्रूव करके दे रहा हूं आप लोगों को। ये I1 ये रूट ऑफ I2 का स्क्वायर, कैसे देखो, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर मतलब ये रूट के बाहर आएगा, प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर बाहर आएगा, है ना? अब 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी, आ रहा है कि नहीं? मतलब ये ऑप्शंस करेक्ट दिया कि नहीं मैंने? इतना इजी सर सवाल, ये तो सीधी बात है, नो बकवास वाला सवाल है। तो ऐसे सवाल को तो हम तो यूं हलवा से सवाल से हमको क्या करवा रहे सर? देखिए सबसे पहले डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बेटा, इमर्स इन वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दी वाला है, मतलब न्यू वाली वैल्यू बेटा 1.33। द स्लाइड सेपरेटेड 1 मिलीमीटर, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड स्क्रीन दी वाला है, स्मॉल डी मतलब क्या? नहीं, ये तो कैपिटल डी बेटा, कैपिटल डी होगा ना, कैपिटल डी होगा ये तो। चलिए कैपिटल डी इज इक्वल टू 1.33 मिलीमीटर। स्लिट इल्यूमिनेटेड बाय द लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्बडा दिया वाला है 6300 एंगस्ट्रॉम। तो फ्रिंज विड्थ क्या होगी, हमारे साथ ये सवाल बना है। आप लोगों को 1-2 सेकंड के लिए कॉस करके खुद को ट्राई करके देखना है, ताकि सभी बच्चे इस सवाल से कहीं डर ना जाए, ठीक है ना? और एक वैल्यू दी थी सर 1 मिलीमीटर, तो 1 मिली का मतलब समझते हो -3। चलो कॉस करके देखा आपने, कॉस करके देखो बेटा, उसके सिवा कोई ऑप्शन यहां पे हमारे पास नहीं है, ठीक है ना? तो यहां पे हमारे पास यक्स निकालना है ना? यक्स इज इक्वल टू, मुझे लगता है ये फार्मूला बताने की क्या जरूरत है हमेशा, है ना? फ्रिंज विड्थ निकालना, यक्स मैंने अभी बोला ना, रिपीट जाओ, फार्मूले देखो, मैं इसकी पीडीएफ भी भेजने वाला हूं टेलीग्राम ग्रुप में, ध्यान दीजिए अच्छी तरह से। तो ये यक्स, अच्छा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला है तो लैम्बडा डैश बोलना पड़ेगा इसको, है ना? लैम्बडा डैश इज इक्वल टू लैम्बडा बाय म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर वेवलेंथ डिपेंड होते हैं ना बेटा। अरे μ2 बाय μ1 इज इक्वल टू c1 बाय c2 इज इक्वल टू λ1 बाय λ2, स्नेल्स लॉ sin I बाय sin R, भूल गए सर हम लोग। तो ये हुएगा ना इसका, तो लैम्बडा की वैल्यू है 6300 10⁻10 डिवाइडेड बाय 1.33, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है, ये लैम्बडा की वैल्यू मिली है। बताया ना बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर वेवलेंथ का इफेक्ट। तो चलो ये वैल्यू डालता हूं लैम्बडा की 63, एक काम करता हूं 10⁻8 करता हूं, बात समझ में आती होगी बेटा मैंने क्यों किया ऐसा, 2 पॉइंट शिफ्ट किए, डिवाइडेड बाय 1.33। कैपिटल डी की वैल्यू भी 1.33 बेटा, और डिवाइडेड बाय स्मॉल डी की वैल्यू 10⁻3। ये से ये मर गया, ये यक्स इज इक्वल टू 63 10⁻8, ये ऊपर जाने के बाद 3, मुझे आंसर किस में है 6.3 में। चलो
तो 6.3 10⁻², देखो ध्यान दीजिए, एक पावर शिफ्ट करने में गया, देखिए ध्यान दीजिए, 1 पॉइंट शिफ्ट करने में गया तो 7 में से 3 गए -4 है क्या, -4। बी ऑप्शन जो देंगे उनका राइट था बच्चों, जो सोच रहे थे बी आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है कि इसका आंसर तो सब लोग दे सकते हैं। सोच समझकर कॉस करना है, ऑनेस्टली कॉस करना है बेटा। मैं कुछ नहीं कर सकता अगर आपने गलत आंसर दिया तो, क्योंकि आपको देना है बेटा ये, ठीक है। चलो ये क्या बोल रहा है, व्हेन लाइट एंटर द ग्लास फ्रॉम वैक्यूम देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट क्या होगी, ये सवाल हमारे सामने यहां पे रखा गया है। सबसे पहले बेटा यहां पे सबको पता है कि ग्लास लैब में जाओगे तो आपकी वेवलेंथ क्या होगी बेटा, यहां पे इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, क्या आपको बताना है, ठीक है ना। ठीक है, कौन बोलेगा यहां पे, तो आप लोगों को सीधी बात, तो नो बकवास, v = n लैम्बडा, तो c = n लैम्बडा, ये फार्मूले पता है ना यार। तो बस मुझे लगता है कि डिग्रीज होना चाहिए। When the light enter the glass vacuum, then the wavelength of light क्या होगी यहाँ पे आपकी, यहाँ पे जो स्पीड ऑफ लाइट ऑफ ग्लास लेस देन द वैक्यूम से होती है, तो फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंजेस, वेवलेंथ डिग्रीज होगी बेटा, वेवलेंथ क्या होगी, डिग्रीज। इस फार्मूले से पता लग रहा है, बस इस पे ज्यादा चर्चा नहीं होनी चाहिए ऐसे सवाल पे, है ना। चलिए इस ग्राफ को करते हैं और आगे बढ़ते। चलो फटाफट फटाफट, सबको फार्मूला जिनको पता है वो कर सकते बेटा, ठीक है। यहां पे हमने झड़ बोला फ्रिंज विड्थ को, एक्चुअल में हम लोग यक्स बोलते थे, यक्स के जगह पे झड़ लिखना है। याद है, याद है, याद है, याद है, याद है, लैम्डा डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी। अरे यक्स बोलते थे ना हम लोग, यक्स के जगह पे झड़ बोला है, बाकी क्या है। तो कौन सा ग्राफ होगा, ये सबको समझ में आता होगा कि यहां पे हमारे साथ झड़ मतलब फ्रिंज विड्थ है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डी है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डी मतलब ये ग्राफ आना चाहिए था, लेकिन तीसरा ग्राफ मतलब ये, देखो जानबूझकर आदमी क्या करता, 3 नंबर है तो सी को चिपकाता है, करता है ऐसा गलती। ये ही बता रहा हूं बेटा, ये गलती होने के बहुत बड़े मैक्सिमम चांसेस है। तो इसको मिनिमाइज कैसे किया जाए, समझ में आ रहा है आपको क्या हो सकता है, क्योंकि बेटा ये जो ग्राफ है 3 नंबर का, ए ऑप्शन दिया, लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन से। चलो इसका जवाब मैं देने वाला नहीं, क्यों आपको भी पता है, क्योंकि इतना रिफ्रैक्ट इंडेक्स वाली इसकी बात मैं नहीं करूंगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते आगे, 10 नंबर का सवाल, हाँ ये सवाल आपको करना है। लेकिन चलो लास्ट का सवाल है, कौन करेगा, कौन बनेगा करोड़पति, आज के सवाल में, है ना, देखते हैं। ठीक है, 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 ठीक है भैया, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट व्हेन द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द स्लिट एंड स्क्रीन डबल कर दिया, एंगुलर सेपरेशन बिटवीन द फ्रिंज क्या होगा। सबसे पहले हम लोगों को लैम्डा बाय ए, ये फार्मूला पता होना चाहिए एंगुलर सेपरेशन का, पता है क्या, ये पता है तो सिंपल आंसर है बेटा कि यहां पे हमारा रिमेन सेम होगा। क्यों सर, क्योंकि बेटा स्लिट एंड स्क्रीन का डिस्टेंस बता रहा है, मतलब कैपिटल डी होना चाहिए, इसमें कैपिटल डी एब्सेंट है, मतलब जो स्क्रीन है, ये यहाँ पे स्लिट है हमारा, ये है ना, ये स्क्रीन है बेटा, यहाँ पे ये स्क्रीन है, इसके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो कैपिटल डी हो। और इसका इस फार्मूले से एंगुलर सेपरेशन का फार्मूला है लैम्डा बाय ए, ये वेवलेंथ है बेटा, है ना। तो ये कैपिटल डी एब्सेंट है, तो इसमें रिमेन सेम होगा, कोई इसमें उसका संबंध नहीं है। हम लोग अभी सेमीकंडक्टर देखेंगे, तो अब हम लोगों को देखना है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, मतलब 12 का पूरा सिलेबस मैंने अभी खत्म किया बेटा, ठीक है। और आज हम लोग देखने वाले हैं 11 के कुछ इंपॉर्टेंट 4 चैप्टर लूंगा, बाद में 4, मतलब आपको संडे तक कुछ नहीं रहने वाला, पूरा खत्म करके दूंगा, डोंट वरी। चलिए थोड़े से बात करते हैं। अब इस सेमीकंडक्टर का प्रॉब्लम क्या है पता है आपको, इसका जो 40% जो बेस है बेटा वो क्लास 11th में है, एंड 60% जो पोर्शन है वो क्लास 12th में है। तो इसलिए आपको 11 का भी चैप्टर इंपॉर्टेंस है, और मेरे हिसाब से इसमें ज्यादा करके लॉजिक गेट के ऊपर सवाल आने के चांसेस, एक ट्रांजिस्टर हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, या हाफ ए फुल रेक्टिफायर हो सकता है, बस। इसके अलावा कुछ एलईडी गिलीडी तो मतलब छोटे बच्चे जैसे सवाल होते हैं यार इस चैप्टर में, आप लोग देख पा रहे होंगे। तो चलिए बढ़ते आगे। चलिए सबसे पहले कुछ फार्मूले आपको लिख के दूंगा ताकि थोड़ा सा याद रहने में। देखो यहां पे कोई भी एक ट्रांजिस्टर रहा, ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल होते,
बराबर है। आप लोग इसको पीएनपी ट्रांजिस्टर मान रहे हो क्या? ओके, कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ पे ये बेस होगा हमारा, ये कलेक्टर है, ठीक है। तो ये पहले फॉरवर्ड बायस होता है, पहला है ना, पहला जंक्शन। दूसरा जंक्शन जो होता है वो रिवर्स बायस होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, करंट ऐसे फ्लो होगा बेटा। तो ये इमीटर होता है, इसलिए इमीटर को आई बोलते। ये करंट इधर जाएगा, बेस करंट बेटा, क्योंकि ये होता है इमीटर बेस कलेक्टर। तो ये आई सी। अब मुझे बताओ, यहां से करंट जा रहा है अंदर, यहां और यहां से करंट फिर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। मतलब आप लोग लिख सकते हैं कि आई करंट होता है आई बी प्लस आई सी। अब कभी कभी कुछ बुक्स में ऐसा हो सकता है कि सर आई को आपने अप्रोक्सीमेटली सर आई सी लिखा हो, तो सेंटेंस करेक्ट होगा, सेंटेंस करेक्ट होगा भैया, कोई टेंशन मत लेना, ठीक है। लेकिन क्यों ऐसा लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। बेस इज वेरी थिन होता है, वेरी स्मॉल, इसमें से करंट फ्लो होता है। तो डोंट वरी यार, कभी कभी लिखते हैं तो ऐसा टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए यहां पे कि ये इक्वेशंस क्यों लिखा है, आई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, ठीक है। अब यहां पे अल्फा और बीटा का थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दूं। बहुत सारे बच्चे इस चीज से घबराते हैं कि ये इसमें आप लोग कंफ्यूजन करते हैं कि अल्फा का रेशियो, ये तो बीटा का और एक अल्फा का रेशियो, ठीक है। सिंपल बात है बेटा, तीन करंट है, आई बी आई सी और आई ई, तीन ही करंट है। तो आई सी लिख के रखो डिवाइडेड बाय, यहां पे भी आई सी लिखो डिवाइडेड बाय, ठीक है। आई सी खत्म हो गया। हमारे पास करंट कौन थे सर? एक है आई सी, एक है आई बी, एक है आई ई, खत्म। आई सी खत्म हो गया बेटा, दोनों रेशियो में आई सी न्यूमरेटर में। बेस मतलब बीटा, बेस देखो, बीटा बेस, बीटा बेस, बी 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 है ना, तो आई बी। बात समझ में आ रही? कौन बचा है यहां लिख दो, खत्म किस्सा। मतलब कंफ्यूजन बच्चों को आता नहीं, ये नहीं बोल रहा भैया, मैं आपको थोड़ा सा याद कैसे रख सकते हो, कैसे। अब देखो, मैं ये जो बात बोल रहा हूं ना, शायद सीईटी में इसके ऊपर सवाल आया ना, तो वही आपके दिमाग में आएगा, अच्छा मुकेश सर ने बोला था ऐसा, तो ये याद रख सकते हो आपको इसका। इसके बाद में थोड़ा सा याद, ये डीसी डीसी नहीं लिखा तो भी चलेगा। आप लोग कौन सी बोर्ड की एग्जाम दे रहे, कौन देखने आ रही है यहाँ पे डीसी लिखा कि ऐसी लिखा है ना। तो इस रेशियो को टेंशन मतलब, अगर इधर अल्फा हो, अगर इधर, तो इधर सब बीटा आएंगे। देखो बेटा, 1 प्लस बीटा, बात समझ में आ रही? अल्फा इधर ही तो सभी बीटा है, ओके, समझ में आ रहा है। अगर इधर बीटा है बेटा, इधर बीटा है तो सब इधर अल्फा आएंगे, लेकिन अल्फा माइनस होंगे। एक बात और, बीटा की जो वैल्यू होती है ना वो ज्यादा होती है बेटा, और इसीलिए इसका डिनोमिनेटर छोटा कर दिया मैंने। बीटा की वैल्यू ज्यादा होती है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं इसकी वैल्यू ज्यादा होने के लिए डिनोमिनेटर छोटा। अल्फा की वैल्यू छोटी होती है, छोटी होती है 0.96, 0.98, याद होगा आपको। तो बीटा का, जब भी आपको बीटा इधर लिखोगे या अल्फा की वैल्यू छोटी चाहिए, तो यहां पे न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए। तो इसलिए मैंने ऐड कर दिया, याद रखने के लिए बता रहा हूं बेटा, टेंशन मत लीजिए, याद रखने के लिए बता रहा हूं कि इसकी टेक्निक कैसी, इसकी वैल्यू 98 ऐसी रहती है, इसकी 0 पॉइंट में रहती है। ओके, बढ़ते आगे। यहां पे और एक इनपुट रेजिस्टेंस आउटपुट रेजिस्टेंस की बात करते हैं। तो सिंपल सी बात है, इनपुट रेजिस्टेंस में आप लोगों ने अगर ट्रांजिस्टर चैप्टर बुक्स लेना, देखना डायग्राम, इनपुट में है ना बेस रहते हैं पूरे, बेस, समझ में आ रहा है। आउटपुट में कलेक्टर होता है, ठीक है ना। अगर आप लोग यहां पे सिंपल सा एक, अब इतना बताना तो पॉसिबल नहीं बेटा, इधर जो होता है वो सब कलेक्टर करंट, इधर जो होते हैं ये बेस होता है, पता है ना आपको ये ट्रांजिस्टर का। तो इधर के साइड में सब वोल्ट मीटर एमीटर जो भी लगाते हैं, तो इसीलिए इनपुट रेजिस्टेंस निकालना है। तो फार्मूला सिंपल यार, ओम्स लॉ का, V इज इक्वल टू आई आर, आर इज इक्वल टू V बाई आई, है ना, सही है ना। बस यही फार्मूले देखो, V तो डेल V बेस करंट डिवाइडेड बाय डेल, है ना, यहां पे डेल आई बी, ये बेस इमीटर, ये बेस इमीटर बोल रहा, और यहां पे कौन होता बेटा, कलेक्टर, है ना, कलेक्टर इमीटर वोल्टेज कांस्टेंट रहता हमारा ये, ठीक है। आउटपुट में कैसे लिखोगे, आर ओ, यहां पे अगर लिखना था आपको डेल, है ना, यहां पे वी
डिवाइड बाय डेल आई सी कलेक्टर करंट होगा। और यहां पे जो मुझे लगता है कि कलेक्टर इमीटर होगा यहां पे, सही है। ओके, तो यहां पे आई बी मेरे ख्याल से ये हमारा कांस्टेंट होता है, देख सकते हैं आगे हो सकता है यहां पे, देखो मैंने यहां भी लिख के दिया, वही है कांस्टेंट होता है, आई बी कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब यहां पे वही रेशो वाली बात होगी, मैंने बोला था कि बेटा क्या होता है, बेटा क्या होता है, आई सी बाय आई बी होता है सर, आई सी बाय आई बी होता है कि नहीं। बस यहाँ पे वही तो लिख दिया उन्होंने, लिखा ना यहाँ पे, बस वही लिखा है बेटा, कुछ नहीं। वोल्टेज गेन क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाय इनपुट वोल्टेज, है ना। और ये फार्मूला बच्चे को यहाँ पे कंफ्यूज कर सकता है कि ये सर क्यों लिखा है ऐसे। आउटपुट वोल्टेज होता है बेटा करंट मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस, लेकिन आउटपुट में लोड रेजिस्टेंस, डायग्राम याद होनी चाहिए। और ये आईसी, अब यहां पे आईसी निकालो बरा, क्या होगा बेटा आईबी होगा। देखो यहां पे वीओ, बच्चे बोल सकते हैं बेटा यहां पे आईबी, लेकिन डेल आईबी इंटू आरएल, ये आउटपुट वोल्टेज आपका, ये कौन सा है आउटपुट वोल्टेज। बढ़ते आगे यहां पे, अब वही फार्मूले है, फार्मूले में नया फार्मूला कुछ भी नहीं है बेटा, और ये सिंपल से फार्मूले है, मैंने पावर गेन निकाल के दिया जैसे अभी आपको बताया, आउटपुट वोल्टेज क्या होता है ना। तो ये फार्मूले। चलो अब हम लोग लॉजिक गेट के ऊपर सवाल पूछते हैं, तो थोड़ा सा लॉजिक गेट को आपको मैं रिवाइज करवा दूं। सिंपल सी बात है बेटा, अगर आपके पास ये सरफेस ऐसा हो तो ये कौन सा गेट है बेटा आपका, और गेट। और गेट में क्या किया जाता है सर, y इज इक्वल टू ए प्लस बी किया जाता है। अगर इसके सामने बबल दिया जाए तो इसको नॉर गेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉर गेट। और इसके ऊपर बार दिया जाता है, मैंने देखो और नॉर दोनों साथ में ले रहा हूं। एंड गेट का सिंबल होता बेटा ये, ओके, एंड गेट का। तो ये ए और ये बी, यहां पे भी ए था इनपुट, बी था, तो आउटपुट में मिलता है ए डॉट बी। ठीक है, ये होता ये गेट कौन सा बेटा, एंड गेट। ठीक है, अगर मैंने इसको बबल लगा दिया और इसके ऊपर बार दिया तो ये नैंड गेट बनता है। नॉट गेट का सिंबल ये सबको पता है। इसका शायद आप लोगों को स्विचेस सर्किट जो है पता होना चाहिए, जैसे कि इसका स्विचेस सर्किट जो होता है एंड गेट का, एंड गेट की बात कर रहा हूं मैं। हाँ, ये देखो, ठीक है, ये यहां पे ए स्विच है, बी स्विच है। एंड गेट में देखो दोनों में से एक भी स्विच ऑफ रहा तो आउटपुट 0 मिलता है। इसलिए दोनों भी स्विच क्लोज होना चाहिए तो ही लाइट ग्लो होता है इसमें, एंड गेट में। ठीक है, ओके। और नॉर गेट में क्या होता है बेटा, थोड़ा सा मैं इसको क्लियर कर रहा हूं। ठीक है, और इसमें क्या होता है आपके, मेरे ख्याल से ये, ठीक है, ये क्या हुआ, नहीं ये नहीं, अच्छा पैरेलल होते सर, भूल गए क्या, पैरेलल होते, देखो ठीक है, ये पैरेलल है यहाँ पे। बस अब देखो ये ए है, ये बी है, आपको ये टेबल याद होना चाहिए। ये इसके ऊपर भी सवाल आते हैं। ये वाई आउटपुट है, ये 0 0 1 1 0 1 0 1, ये 0 1 1 ऐड कर रहा हूं तो, हाँ ऐड कर रहा हूं तो ये 1। ठीक है, अब देखो ए 0 है, बी 0 है, दोनों 0 है, तो लाइट को करंट नहीं मिलेगा, लाइट ग्लो होना नहीं, मतलब ऑफ, 0 कंडीशन। ठीक है, मैं मार्कर इस्तेमाल अलग करूंगा अभी। अब देखो ए 0 है बेटा, बी को क्लोज करो, करंट आएगा, इधर से चला जाएगा, लाइट को मिलेगा, लाइट ग्लो होगा। ठीक है, अब देखिए यहां पे हमारे पास, ठीक है, इसको हटा देता हूं। अब देखिए यहां पे क्या होगा, ये इसको क्लोज करो, इसको क्लोज करने से करंट जाएगा, ग्लो होगा, देखो लाइट ग्लो हो रहा है। अब दोनों को भी क्लोज करो बेटा, क्लोज करो तो लाइट ग्लो होगा। ठीक है, ये बात समझे। इसका नॉर निकाले तो थोड़ा सा इसको पैरेलल में इधर अंदर डालना पड़ता है। तो नॉट गेट जो है, नॉट गेट कुछ नहीं, सिंपल है, ये गेट होता है, अपोजिट में आंसर मिलता है, मतलब जो आंसर हो उसका अपोजिट होगा, मतलब ए होगा तो इसका ए बार मिलेगा आंसर। तो
तो ये थे लॉजिक गेट। लेकिन लॉजिक गेट के लिए कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट का सवाल पूछते हैं। आपके लिए मैं सवाल दे रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए मैं क्या दे रहा हूं क्या नहीं। आउटपुट पूछते हैं। कैसे पूछते हैं? जैसे कि एक गेट है ये, ठीक है, ये दूसरा गेट है बेटा ये, लेकिन इसका ये इसको कनेक्ट कर दिया मैंने, ठीक है, जो भी होगा ये मिलेगा। और इसका जो गेट है ये एक्चुअली ये लाइट ये ऐसे करके ऐसे करते हैं, ठीक है। चलो कोई बड़ा, ए है ये बी है, ठीक है। तो नहीं, थोड़ा सा कुछ अलग निकालना पड़ेगा, ऐसा क्वेश्चन तो नहीं होता भैया, थोड़ा सा अलग देना पड़ेगा, ठीक है। ओके, ये गेट है, ठीक है, सामने ये गेट लगा है नॉट गेट, सिंपल दे रहा हूं पहले ए और ए बी। तो ये होता है बेटा ए बी, इसका बार बेटा नैंड गेट है। ये आने के बाद ए प्लस बी नहीं, ए डॉट बी है, सॉरी, ए डॉट बी का बार का डबल बार बार कैंसिल होता है, बार कैंसिल होता है बेटा ए बी। ओके, और एक है बेटा आप लोगों को ए प्लस बी रहा तो एक डी मॉर्गन थ्योरम, कौन सा? डी मॉर्गन थ्योरम, आपके सिलेबस में नहीं लेकिन पता होना चाहिए। तो यहां पे इस लाइन को अगर तोड़ोगे तो साइन चेंज होता है। हमारे पास एक प्लस की जगह पे डॉट और डॉट की जगह पे प्लस, ये दो ही साइन आ सकते। समझ में आ रहा है? देखो दिखाई दे रहा है आपको? नहीं दिखाई दे रहा तो थोड़ा बड़ा निकालो, ये डॉट। क्या बोला मैंने? ब्रेक द लाइन चेंज द साइन। देखो यहां पे ए डॉट बी लिख रहा हूं, अब देखो इसकी लाइन ब्रेक कर रहा हूं तो साइंस चेंज करना पड़ेगी, दो ही साइन से, प्लस रहा तो डॉट, डॉट रहा तो प्लस। ब्रेक द लाइन चेंज द साइन रूल ध्यान में रखना, बार का बार कैंसिल होता है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट के बारे में बात करते हैं थोड़ी सी। देखो ये, ठीक है, ये, ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा इसको हटा देते हैं क्या, स्टॉक लिस्ट। चलो थोड़ा सा हटा देता हूं मैं ताकि आपको और भी मजा आ जाए, कुछ सर्किट दिया तो और मजा आ सकता है। चलो इसके बाद में हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो अभी इसका ये, ठीक है, और इसका ये पार्ट ले रहा हूं मैं और यहां पे लगा रहा हूं बेटा ये गेट, बाद में इसको हम करेंगे और गेट से यहां। ओके, ये डॉट नहीं, अच्छा ओके, इसका बार लिखता हूं, बार लिखते। अब ध्यान दीजिए, ये ए था, ये काम है नॉट गेट का ए बार करना, ये बी इनपुट है, बी का बी बार होगा भैया। अब ये ए का करंट डायरेक्ट इधर आ रहा है, ये बार के साथ, लेकिन बी जो है ना वो बार बन के आ रहा है, बाद में है ना, इस गेट के बाद में का आंसर लेना है यहां पे। चलिए इसका काम होता बेटा ए इनपुट एक, दूसरा इनपुट डॉट करना और इसको बार करना। देखो ए बार का इनपुट डॉट, दूसरा इनपुट है बी बार, है ना, और इसका ये बबल के कारण इसके ऊपर लग गया है ये ऊपर एरो, ठीक है। अब यहां पे प्लस होता बेटा ए प्लस बी का बार, बात समझ में आ रही बेटा? एडिशन होती ना ये, और गेट है। अब ध्यान दीजिए यहां पे y इज इक्वल टू बेटा क्या होगा, y इज इक्वल टू पहला इनपुट प्लस दूसरा इनपुट। देखो पहला इनपुट है, एक बात बोलूं, इसको मैं शॉर्टकट में a प्लस बी लिख सकता हूं क्या? सोचो, a प्लस बी लिख सकता हूं क्या? सोचो सोचो सोचो, जिनको नहीं आता है ध्यान दीजिए, a बार डॉट b बार का बार है। तो मैंने क्या बोला यार, मैंने क्या बोला था आपको, ये बार पहला, इसकी लाइन को ब्रेक किया मैंने, समझे? देखो इसका बार का मतलब डॉट का प्लस लिखा, लेकिन ब्रेक द लाइन की ऊपर की, बार बार कैंसिल होता है, डबल बार हो तो कैंसिल। तो ए प्लस बी क्यों आया, समझ में आ गया आपको? ये इनपुट ये है, तो इसका जो आउटपुट है शायद मुझे लगता है, ठीक है, नहीं जाता। चलो तो यहां पे आएगा ए प्लस बी, ठीक है, यहां पे भी ये प्लस है, ध्यान दीजिए ए प्लस बी का बार, लेकिन ये है बबल तो इसका होगा टोटल बार,
समझ में आ रहा? तो इस तरीके से आ सकता है, इसको भी और भी मैं सॉल्व कर सकता हूं। कैसे सर? देखो y इज इक्वल टू, यहां पे ब्रेक द लाइन, चेंज द साइन, a प्लस बी, ये डॉट कर सकता हूं यहां पे a प्लस बी का बार। देखो बात समझ में आ रही? और भी इसको तोड़ सकता हूं, तोड़ना है तो, और भी इसको सॉल्व करने का तरीका होता है, लेकिन नीट जेडब्ल्यू लेवल पे नहीं जाऊंगा मैं। आप लोगों को जो इंपॉर्टेंस है वही चीज बता रहा हूं। चलिए सर बस होगा अभी, चलो सर एमसीक्यूज ले लो, है ना? तो इस तरीके से आपको डी मॉर्गन थ्योरम कुछ चीजें पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है और क्या नहीं, ठीक है ना? ओके, चलिए पहला जवाब का आंसर देना फटाक से। आपको क्या बोल रहा है क्वेश्चन? द नॉन जीरो पोटेंशियल डिफरेंस, नॉन जीरो मतलब कुछ दिया है मैंने 1 2 3 अक्रॉस द डायोड D1 के अक्रॉस है, and that across the diode D2 के across equal circuit showing figure, both the diodes identical in characteristics। सबसे पहले यहाँ पे मुझे करंट कहाँ फ्लो होगा, मैं थोड़ा सा यहाँ पे मार्कर अलग इस्तेमाल करना पड़ेगा, मुझे लगता है, मुझे लग रहा है भैया, हाँ ये दिखता है ना, हाँ दिखाई देता है। चलो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को डायोड कैसे कंडक्ट होता है ये सिखाना बहुत जरूरी है। चलिए, तो ये है हमारा डायोड। इस डायोड का बेटा, इस चीज को कहते हैं हम लोग एनोड और इसको कहते हैं कैथोड, ठीक है? एनोड हमेशा हाइयर पोटेंशियल पे होना चाहिए, ये लोअर पोटेंशियल। बच्चों को लगता है कि पॉजिटिव होना चाहिए नेगेटिव, नहीं ऐसा नहीं। हाइयर पोटेंशियल मतलब यहाँ पे देखो आपके सामने 0 वोल्ट लिखा है और यहाँ पे -5 वोल्ट लिखा है, तो भी बेटा ये फॉरवर्ड बायस हो गया, मतलब कंडक्ट होगा, ये हाइयर ही है। -5 से 0 बड़ा नंबर है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे डायोड कंडक्ट होगा, करंट फ्लो होने वाला है, इसमें से करंट फ्लो होगा, समझे ना? हाँ, अगर यहाँ पे -5 है, यहाँ पे 0 वोल्ट है, तो बेटा -5 वोल्ट ये छोटा नंबर है 0 से, तो ये डायोड कंडक्ट नहीं होगा। करंट फ्लो कैसे करता है? एनोड हाइयर पोटेंशियल चाहिए, कैथोड लोअर पोटेंशियल चाहिए, तो ही ये करंट फ्लो होता है, नहीं तो नहीं होता भैया। समझ लो यार, समझना बहुत जरूरी है। बात समझ में आ रही? फिर हाइयर और लोअर पोटेंशियल। अब देखिए यहां पे तो ये कैथोड है, हाइयर को नहीं चलेगा, ये कैथोड निगेटिव के है, लेकिन ये नहीं चलेगा। ये कॉम्बिनेशन कुछ अपने पल्ले नहीं पड़ रहा है, छोड़ दो इसको, इसको छोड़ो भैया, इसको छोड़ना ही जरूरी है ठीक है? यहाँ पे भी देखो ये पॉजिटिव, एनोड पॉजिटिव है, लेकिन इसका एनोड निगेटिव को, तो ये भी पल्ले नहीं पड़ रहा। अब देखो यहाँ पे इसका एनोड पॉजिटिव, इसका भी एनोड पॉजिटिव, मतलब हाइयर पोटेंशियल पॉजिटिव, मतलब तो ये यहाँ पे दोनों फॉरवर्ड बायस में है, तो 3 नंबर का ऑप्शन से भैया बी में, यस, तो बी जवाब है बेटा इसका। सिंपल सी बात है, इसका जो जवाब है, जो जवाब दिया गया है वो बी जवाब जो दिया है वो करेक्ट है। 3 नंबर का आंसर है। देखो बच्चे क्या करते हैं, सी पे चिपका सकते हैं, ध्यान दीजिए, फॉरवर्ड, ये भी फॉरवर्ड बायस में, तो ये हम लोगों को यहाँ पे डायोड कंडक्ट होने वाले हैं या करंट फ्लो होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंपल सिंपल जवाब है, ज्यादा हार्ड जवाब नहीं होते आपके लिए। इन ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर बेस इमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस में है, ठीक है, एंड कलेक्टर इमीटर जंक्शन रिवर्स बायस है, देन द करंट गेन क्या होगा? करंट गेन क्या होगा ये आपको पूछा गया है, बाकी दूसरा कुछ नहीं है, ठीक है? अब सबसे पहले मैंने क्या बोला था बेटा, एक अल्फा है एक बीटा है। अल्फा की वैल्यू तो है बेटा IC डिवाइडेड बाय होता है, यहाँ पे भी IC डिवाइडेड बाय। अब यहाँ पे बेस है, बीटा बेस, यहाँ पे बचा है I। अब यहाँ पे सबसे मेन, यहाँ पे सबसे समझ में आ रहा है कि यही हमारा आंसर होगा। बीटा पूछा है ना यहाँ पे करंट गेन, तो बीटा IC बाय IB, ठीक है? अब आपके मन में अगर अल्फा का फार्मूला भी आया तो IC डिवाइडेड बाय कुछ भी नहीं है, देखो ये IB डिवाइडेड बाय IB डिवाइडेड बाय IB, इसलिए ये तीनों का कोई संबंध नहीं है हमारे साथ, इसको तो फेंक दो भैया। अगर किसी को दिमाग नहीं चल रहा है तो ऐसा तो दिमाग चलाओ कि अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या है। मैंने बताया IC को ऊपर लिखो, 3 ही करंट है, बेस, इमीटर एंड कलेक्टर। चलिए नेक्स्ट। वाह क्या सवाल है सर, क्या सवाल है। ये 2002 के पेपर में, मतलब आपकी पहली जो एग्जाम होगी इसमें सवाल आ चुका है। आप बोलेंगे सर इतने इजी इजी सवाल क्यों दे रहे आप? नहीं बेटा, सवाल इजी नहीं है, समझ लो। चलिए
फॉर द आइडियल डायोड द करंट इन द फॉलोइंग अरेंजमेंट इज, करंट कितना होगा? पहले बात तो ये हाइयर और ये लोअर पे है क्या है, पॉजिटिव टू हाइयर पोटेंशियल, -2 लोअर पोटेंशियल है, श्योर शॉट एक पक्का होगा हमारे साथ कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, डायोड कंडक्ट हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। चेक आउट करना है कि ये डायोड फॉरवर्ड बायस में है क्या नहीं है, डायोड कंडक्ट हो रहा है कि नहीं, करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं, चेकआउट करने पहले। चलो तो पोटेंशियल निकालते, यहां पे ये 2 है माइनस ये -2 बेटा, अरे हाइयर माइनस लोअर करना पड़ेगा ना, तो ये माइनस माइनस होगा +4 वोल्ट। ओके सर, रेजिस्टेंस कितना बेटा 400 है क्या, 400 ओम है। मुझे करंट निकालना है, फार्मूला तो V/R पता होता है, V मेरे पास 4, ये 4 गुना 10⁻² करूँ क्या, इजी जाएगा। तो ये 4 से 4 मर गए, ये ऊपर गए तो -2 के फॉर्म में तो नहीं है सर, लेकिन इसको मैं कर सकता हूं ऐसे 10 × 10⁻³ अरे बढ़ाना है ना, क्या फर्क हो रहा है, एक पॉइंट शिफ्ट करो वही मिल रहा है, -2 ही मिलेगा। लेकिन बेटा यहाँ पे 10⁻³ को मिली करंट गिनते एम्पियर, मतलब 10 मिली एम्पियर, ये जो जवाब होगा आपका वो फिक्स है, डोंट वरी। गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो, विच फॉलोइंग सिंबल रिप्रेजेंट अ फोटोडायोड। देखो फोटोडायोड मतलब अंदर लाइट आना चाहिए, डायोड है हमारे पास, डायोड के अंदर लाइट आई तो कुछ उछल फिछल हो जाएगी और रिवर्स बायस में इसमें करंट फ्लो होगा, फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस। देखो ये एलईडी में क्या होता है, ये एलईडी बाहर, ये एलईडी में क्या होता है बेटा, लाइट बाहर जाती है, फोटो डायोड में अंदर आना चाहिए। सिंपल डायोड ऐसे होते हैं, जीनर डायोड ऐसा, लेकिन जीनर डायोड आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, ये जीनर डायोड है, सिंबल पता होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं है। 2000 यार क्या करें, इतना सिंपल सवाल सर होता है। हाँ देखो ना 2020 में सवाल है कि नहीं आपका। ओके चलो बढ़ते आगे। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, फॉर विच लॉजिक गेट फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सा ट्रू है बताना। द आउटपुट इज हाई इफ ओनली ऑल द इनपुट इज हाई। बेटा एंड गेट में होता है, एंड गेट का ट्रुथ टेबल याद होना चाहिए। देखो ये ए है, ये बी है, y = a.b, ये 0, ये 0 1 1, ये 0 1 0 1। देखो 0.0 मल्टीप्लिकेशन बेटा 0 0 × 1 0 1 × 0 1 × 1 1, मतलब ऑल द इनपुट अगर आपके हाई हो, देखो ये भी हाई तो ही आउटपुट हाई मिला है। देखो आउटपुट हाई मिला है, समझे। चलिए नेक्स्ट, चलो सबसे पहले अल्फा दिया है, वाह वाह क्या बात है, 0.8, ठीक है। मुझे इससे बीटा मिलेगा तो अल्फा, मैंने बोला था आपको 1 - अल्फा होता है ना, बीटा की वैल्यू ज्यादा होती है, इसलिए मैंने क्या बोला यार, डिनोमिनेटर छोटा करो। मेरे दिमाग में ये बीटा की वैल्यू ज्यादा है, डिनोमिनेटर कम होना चाहिए, इसलिए माइनस होना चाहिए, 1 - अल्फा होना चाहिए। चलो बीटा अल्फा की वैल्यू 0.8 है बेटा, ये 1 - 0.2, तो बीटा = 0.8। यहाँ पे भी कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ ना बेटा, 8 है ना ये, हाँ मैंने पहले ही लिख दिया, तो इसको 8/2 हो रहा है। अरे पॉइंट दोनों शिफ्ट करो ना, तो ये 4 बीटा 4 मिल रहा है बेटा। चलो क्यों कर रहे हैं सर, करंट चेंज बाय कौन सा, बेस करंट है क्या, बेस करंट है 6 मिली एम्पियर। चेंजिंग कलेक्टर करंट कितना होगा, तो बीटा का फार्मूला ही है ना यार, आईसी तो पक्का है डिवाइड बाय आईबी, मुझे ये निकालना है आईसी, तो क्या करोगे बोलो, आईसी निकालना है तो क्या करोगे आप, आईसी निकालना है तो दोनों का बीटा × आईबी, तो आईसी बीटा की वैल्यू क्या है बेटा 4, आप भी निकाली मैंने, इसकी वैल्यू 6 है बेटा, तो कितना हो रहा है सर 24 मिली एम्पियर में था, तो मिली एम्पियर में ही रहने दो, देखो ना मिली एम्पियर में है तो आईसी आपके पास 24 मिल रहा है, समझे क्या मिल रहा है, क्या हुआ, ये क्या हुआ मेरा वादा। चलो 24 ए ऑप्शन करेक्ट है इसका। चलो 7 नंबर पे मुझे लगता है सब बच्चे आंसर दे सकते हैं इसका, क्योंकि मुझे देने की कोई ज़रूरत तो नहीं गिर रही है। ध्यान दीजिए, बच्चे को यही लगता है, गलती करते बच्चे,
इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रांसिक मतलब बेटा जो प्योर सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन, जर्मनियम या प्योर सेमीकंडक्टर, इसके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सिलिकॉन, जर्मनियम, पता है ना 14, 34, तो 4 आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑर्डिनरी टेम्परेचर द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर्स ऑफ होल, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने हो उतने ही नंबर्स ऑफ होल होते हैं। ये बात सबके दिमाग में आना चाहिए इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर में, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। ये जो है ना बेटा, ये ग्राफ ही हमारा सोलर सेल का है। देखो शॉर्ट सर्किट एक होता है, शॉर्ट सर्किट, ठीक है ना, रजिस्टेंस 0 बनता है, और ओपन सर्किट होता है एक, पता है ना। शॉर्ट सर्किट देखो शॉर्ट सर्किट होता है और एक ओपन VOC ओपन सर्किट होता है। ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, सोलर सेल में है ये। सी ऑप्शन करेक्ट है। बढ़ रहा हूं आगे, यहां पे देखो क्या बताया जा रहा है हम लोगों को। सेमीकंडक्टर डायोड रेक्टिफायर, आपको एक तो हाफ वेव फुल रेक्टिफायर पता होना चाहिए। तो डायोड क्या है बेटा, ये यूनी डायरेक्शनल करंट फ्लो करता है। यूनी डायरेक्शन करंट फ्लो करता है। यूनी डायरेक्शन मतलब एक ही दिशा में, मतलब बेटा एक ही दिशा में, मतलब ऐसा देखो, ये जो डायोड है आपका, ये अगर यहाँ पे हाइयर पोटेंशियल हो, यहाँ पे लोअर पोटेंशियल हो, तो हाइयर टू लोअर करंट फ्लो करता है। मतलब हम लोग इसका अगर AC वेव फॉर्म होता है हमारा, ऐसे करंट देते हैं। लेकिन हम लोगों को अगर फुली रेक्टिफायर हो तो इसका ये आंसर मिलता है, ऐसे पता है ना, DC, AC टू DC करते हैं हम लोग, AC टू DC करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कन्वर्ट AC इंटू DC, मतलब बेटा यहाँ पे B ऑप्शन चिपकाना चाहिए मेरे ख्याल से। सर मेरे क्या, सबके ख्याल से बहुत इजी है क्वेश्चन। चलो आप बोलेंगे इजी क्यों ले रहे बेटा, ये क्वेश्चंस PYQ और मोस्ट इंपॉर्टेंट से यही क्वेश्चंस ले रहा हूं मैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इन ट्रांजिस्टर डोपिंग लेवल इन बेस इंक्रीज द स्लाइटली द कलेक्टर करंट एंड बेस करंट रिस्पेक्टिवली, क्या होगा बताना है। चलो उन्होंने कहा कि डोपिंग लेवल हमने बेस की इंक्रीज की तो बेस करंट बढ़ेगा, कलेक्टर करंट कम होगा ना। तो हम लोगों को पहले क्या पूछा, कलेक्टर करंट कम होगा, डिग्रीज होगा, और बेस करंट इंक्रीज होगा। मतलब यहां पे अगर हमारे पास ट्रांजिस्टर हो ऐसे, ठीक है ना, ये है यहां पे, अगर PNP जो भी पकड़ते होंगे, ठीक है, तो यहाँ पे फॉरवर्ड बनाना है पहला जंक्शन, दूसरा रिवर्स, पॉजिटिव निगेटिव, है ना, ये ठीक है। ये बढ़ा गया तो ये यहाँ से जो करंट जाता है वो I है, ये बेस करंट है बेटा, इसकी डोपिंग बढ़ेगी तो ये करंट बढ़ेगा। और ये देखो दोनों मिला के क्या है, IE, ये है इज इक्वल टू IB, ये है बेटा IC, ठीक है, ओके। तो ये I करंट है, IB प्लस IC, तो ये करंट अगर हमारा बढ़ रहा है तो ये थोड़ा सा स्लाइडली कम होगा ऑब्वियसली, तो इसलिए डी ऑप्शन को चिपका सकते हैं। 2020 में सवाल है सर, इतने इजी सवाल होते हैं, चेकआउट करो, कोई भी पेपर उठाओ, सेमीकंडक्टर डिवाइस जो चैप्टर है और सेमीकंडक्टर 11 का दोनों चैप्टर करना ही चाहिए। भले आपके पास 1 घंटा क्यों ना हो, लेकिन उसको एक बार पढ़ लो अच्छी तरह से, श्योर शॉट इसके आपको आंसर मिल जाएगा। बेटा देखो मैंने 12 का सिलेबस खत्म कर दिया है, अब 11 का बाकी, 11 का लेने वाला हूं, तो आप अपनी तैयारी करो। शायद आज अगर मुझे समय मिलता है, बराबर होता है एडजस्टमेंट, अगर लाइव मेरा होता है परफेक्ट, तो मैं लाइव लेक्चर लेके आपका सिलेबस 11 का भी खत्म करने की कोशिश आज ही करूंगा, मतलब सैटरडे को ही करने वाला हूं। इसलिए शेयर करो यार वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। चलो थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ फॉर योर स्टडी एंड योर फ्यूचर प्लान।